welcome to Magnet Brains. This is Banya Narendra, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. अब आपको जैसे कि पता है हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अभी अलग अलग ऑर्डर और क्लास के बारे में एनिमल्स की, जिसमें हमने कवर कर लिया है क्या क्या। अभी तक हमने कवर कर लिया है एम्फीबियंस, अभी तक हमने कवर कर लिए हैं इनवर्टिब्रेट्स, एम्फीबियंस, इनवर्टिब्रेट्स, रेप्टाइल्स और कौन कौन सी होती हैं। हमने बर्ड्स कवर करने वाले हैं आज। इससे पहले हम कर चुके हैं फिशेस, इससे पहले हम कर चुके हैं रेप्टाइल्स, हम कर चुके हैं मैमल्स। और आज जो हम करने वाले हैं, इस जो हमारी सीरीज़ है उसका लास्ट पार्ट करने वाले हैं। जो बचे हैं हम पढ़ने वाले हैं बर्ड्स के बारे में, ठीक है। अब ये तो जो हमने पढ़ा 7 चीज़ें, उसमें जो 7th है वो आज हम करने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा भी एनिमल किंगडम जो है वो बहुत वास्ट और बहुत बड़ा है ना। तो अपन को और भी बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत सारी रोचक इंटरेस्टिंग जानकारियाँ जो है अभी लेनी है। लेकिन उससे पहले अपन करेंगे बर्ड्स के बारे में। अब यहाँ पे जब आप मैग्नेट ब्रेन्स की बात करते हैं तो जो भी आपको वीडियोज़ हैं हमारे, वो आपको मालूम है कहाँ मिल सकते हैं। वो हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो खासियत है वो ये है कि जितनी भी जो जानकारी है ना, केजी से लेके 12th तक का और NTSC ओलंपियाड सबका जो सिलेबस है वो दोनों ही लैंग्वेज में कवर किया जाता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। आपको दोनों ही मैटर मिलेंगे, दोनों ही कंटेंट मिलेंगे। CBSE का पूरा जो पार्ट है, जो एकेडमिक्स है, वो कवर किया जाता है। उसके अलावा जो स्पेशल एग्जामिनेशन होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे ओलंपियाड होता है, उस तरह के जो स्पेशल एग्जाम होते हैं उनका भी पूरा कंटेंट आपको मिलता है। ईजिली अवेलेबल होता है, ईजिली एक्सेसिबल होता है और ईजिली कॉम्प्रहेंसिव होता है। कॉम्प्रहेंसिव मतलब जिसको आप आसानी से समझ सकें, ठीक है। और यहाँ पे पूरा कवर करते हैं हम, A to Z कवर किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि 2-3 चैप्टर पढ़ाए उसके बाद आपको बोल दिया कि नहीं अब आप भगवान भरोसे, अब आप अपना कीजिए, है ना। हमने आपको शुरू में पढ़ा दिया, अब आप हमारा सब्सक्रिप्शन लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी एजुकेशन फ्री में आपको मिलेगी। बस आपको ये करना है कि आपको बहुत मन लगा के पढ़ना है, क्योंकि जो टीचर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, वो बड़ा मेहनत करते हैं आपके लिए। ये सारा जो तैयारी करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, तो आपको हमारा बस इतना सहयोग करना है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, दैट इज़ इट। और हम इसके अलावा आपसे कोई चीज़ अलग से नहीं मांग रहे, ठीक है। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ओबीडियंट स्टूडेंट्स हैं, अच्छा करना चाहते हैं लाइफ में, तो हम भी वही चीज़ चाहते हैं, आप भी वही चीज़ चाहते हैं। तो लेट्स स्टडी टुगेदर एंड एंड रिजल्ट जो है वो तो ये है कि जब हम साथ में चलते हैं, आगे चलते हैं, सब एक साथ बढ़ते हैं, तो हम होते हैं क्या, कामयाब। ओके, अब अपन पढ़ने वाले हैं बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स के बारे में तो बड़ी रोचक रोचक सी जानकारियां हैं, है ना। बर्ड्स अपने आप में जब हम देखते हैं किसी पक्षी को आसमान में पंख पसारे, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है कि काश हमारे भी ऐसे पंख होते और हम उड़ पाते। हालांकि इंसान ने कुछ कुछ थोड़ी बहुत तैयारी की है, कुछ कुछ आसपास पहुंचने की कोशिश की है, किसके थ्रू, जब वो स्काई डाइविंग करता है या पैराग्लाइडिंग करता है, तो उससे वो थोड़ा बहुत जो आनंद है वो ले लेता है। लेकिन फिर भी वो जो उन्मुक्त गगन में जिसको बोलते हैं ना, उड़ने का आनंद, वो तो सिर्फ पक्षियों के पास है और वो दुनिया में किसी भी और जीव को नहीं मिला। भगवान ने उन्हीं को इससे नवाजा है, ठीक है। तो अपन उनके बारे में पढ़ते हैं, रंग बिरंगे पक्षियों के बारे में, और अपन उनके बारे में और भी क्या जानकारियां आज हासिल करते हैं। अपन देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें उनके बारे में नहीं पता थी। बहुत सारी चीज़ें तो हमें पता होती हैं, कुछ ऐसी जानकारियां हम हासिल करने की कोशिश करते हैं जो हमको नहीं पता थी, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, अब हम जब बात करते हैं ना, तो ये बेसिकली एक क्लास में आते हैं, इनको बोला जाता है आईवीज, ठीक है। आईवीज ये इनका क्लास होता है जिसमें बर्ड्स आती हैं, और इसको बोला जाता है, इसमें अभी तक हम अगेन मैं बार बार ये बात दोहराती हूँ, आपको लगता होगा मैम एक ही एक बात बोलती हैं, लेकिन इसलिए ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बढ़िया से बैठ जाए कि भाई जब हम बात करते हैं साइंटिफिक किसी भी चीज़ की, और हम बात करते हैं कि इतनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उतनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो हम बात करते हैं आज तक की जो खोजी गई हैं या आज तक जो मिली हैं, इससे बहुत ज़्यादा भी एग्जिस्ट कर सकती है। साइंटिस्ट हमेशा ये पॉसिबिलिटी रखते हैं, साइंस में हमेशा ये पॉसिबिलिटी रहती है कि कोई नई चीज़ या नई बात निकल के उभर के सामने आ सकती है। तो ठीक है, अभी तक जो हम मानते हैं मोटे तौर पे, वो मानते हैं कि 10,400 लिविंग स्पीशीज जो है इसकी पाई गई हैं, ठीक है, बर्ड्स की। इसके अलावा अब इनमें जो सबसे खूबसूरत और इनको सबसे जितना एनिमल के जो क्लास है, ऑर्डर है, उससे अलग करने वाली चीज़ क्या होती है, वो होते हैं इनके खूबसूरत से पंख, है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पंख बने हैं वो तो खैर एक ऐसी बर्ड के हैं जो कि हमारी नेशनल बर्ड है, और इसके पंख की तो खैर कोई तुलना ही नहीं है, जिसको आप बोलते हैं ना अतुल्य भारत, अतुल्य भारत की शान मानी जाती है। ये है कौन सा जीव, कौन सी बर्ड, ये है मोर। और मोर में आपको मालूम है ना कि ये जो होता है ये मेल मोर होता है, तो हम इसको मोर जो है वो मेल होता है, और वो जो पंख होते हैं ना, जो खूबसूरत मोर जो है अपने पंख फैला के नाचता है, वो
मोर होता है, और मोरनी जो होती है वो थोड़ी सी सिंपल सी होती है, वो उतनी खूबसूरत, उतनी अट्रैक्टिव नहीं होती। तो हमारा जो नेशनल एनिमल है, जो नेशनल बर्ड है सॉरी, वो कौन सी है, वो कौन सा है, मोर है। ठीक है, तो अब इसके तो खैर परों की कोई तुलना ही नहीं है, इसके जो कलरफुल पर हैं उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है दूसरी। लेकिन बाकी भी अगर आप बर्ड्स देखेंगे, बाकी भी जो आप अगर इसमें जो क्लासेस में देखेंगे आईवीज़ में, तो इनमें जो बर्ड्स होती हैं उनके जो अलग अलग पर होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर बर्ड्स होती हैं, बहुत सुंदर सुंदर उनके पर होते हैं। बाकायदा बर्ड वॉचिंग के लोग शौकीन होते हैं, उनको आप जंगलों में जाके, बीहड़ों में जाके, जो सेंचुरीज हैं वहाँ जाके लोग घंटों बैठते हैं अपने बाइनोकुलर्स खोल के, और वो बर्ड्स को स्टडी करते हैं, उनके परों की स्टडी करते हैं, उनकी जो बीक्स हैं उनको देखते हैं, उनके रंग बिरंगी चिड़ियाओं को पढ़ना लोगों को पसंद होता है। तो ये जो फीचर है ना जो उनको सबसे अलग बनाता है निराला, वो क्या है, वो है उनकी क्लासेस का फेदर, और ये किसी भी और उसमें नहीं है। तो अगर भाई कोई बर्ड है या कोई भी अगर आपको एनिमल दिखता है जिसके फेदर्स हैं, राइट, पंख हैं, तो हमें बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाना है, हमें बिल्कुल समझ में आ जाता है कि वो जो है वो बर्ड्स हैं। ऑलराइट, और अर्थ पे और भी किसी के पास नहीं है, तो आपको मालूम है ये अनडाउटेडली अ बर्ड। अब वो उड़ने वाली बर्ड है या नहीं उड़ने वाली बर्ड है, फ्लाइट वाली बर्ड है या फ्लाइटलेस बर्ड है, वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन जिसके भी पंख हैं वो बर्ड है। ठीक है, अब बर्ड्स जो होती हैं मैमल्स की तरह, जिसमें हम भी आते हैं, वार्म ब्लडेड होती हैं, मतलब जो उनका जो ब्लड जो होता है, जो मतलब वो कोल्ड ब्लडेड तो आपको मालूम है, रेप्टाइल्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं, ये मैमल्स की तरह ही वार्म ब्लडेड होती हैं, वर्टिब्रेट्स होती हैं, मतलब इनके जो एक ढांचा है, जो स्केलेटन है, जो वो पूरी तरह से बना हुआ होता है, उसमें जो वर्टिब्रल कॉलम्स हैं वो पूरी तरह से डेवलप्ड होते हैं। 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, 4 चेम्बर्ड हार्ट जैसे हमारा होता है, मैमल्स में होता है, उसी तरह इनके 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। इसके अलावा ये क्लोजली रिलेटेड होती हैं रेप्टाइल से, और माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति जो हुई है, ये बड़ी हैरानी की बात है कि इनकी उत्पत्ति जो मानी जाती है वो कहाँ से मानी जाती है मालूम है आपको, ये मानी जाती है डायनासोर से। कहा जाता है कि डायनासोर से इनकी जो उत्पत्ति है, जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है, वो डायनासोर से आना चालू हुआ था। तो ये मानी जाती हैं कि ये प्रेडेसेसर हैं किसकी, डायनासोर्स की। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे आगे, इनका एवोल्यूशन भी अपन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा क्लियर होगा कैसे। अब इसमें क्या हुआ, जब हम इनके जो उसकी बात करें ना, इनका एवोल्यूशन की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एवोल्यूशन कैसे हुआ इनका, होमोलॉजीज जब हम बात करते हैं 6 वर्टिब्रेट्स की, वो किस तरह से बात करते हैं हम, ये इनमें आप ये देख सकते हैं ये किस तरह से इनका स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, अलग अलग स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है 4 लिम्स की। ठीक है, 4 लिम्स के स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है, क्योंकि जब एवोल्यूशन का हम बर्ड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले चीज़ जो होती है, 2 चीज़ें होती हैं, 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स। ठीक है, तो 4 लिम्स की हम यहाँ पे बात करें तो अलग अलग प्रजातियों का जो वो है ना 4 लिम्स हैं, ये उनके बारे में दिखाया गया है। यहाँ पे दिया गया है काय का, टर्टल का, डॉल्फिन का, हॉर्स का, ह्यूमन का, बर्ड का और बैट का। बैट मतलब चमगादड़, राइट, उनके 4 लिम्स के बारे में। अब हम एवोल्यूशन पढ़ लेते हैं। इनके जो 4 लिम्स हैं, जिनके हम बात करते हैं बर्ड्स के 4 लिम्स जो हैं, इनको कहा जाता है ये मॉडिफाई हुए विंग्स में कई सालों के एवोल्यूशनरी प्रोसेस के बाद, मतलब कई साल मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स के एवोल्यूशनरी प्रोसेस के बाद इनके जो 4 लिम्स थे वो विंग्स में कन्वर्ट हुए। ठीक है, पहले दे ले हार्ड शेल्ड एग्स। हार्ड शेल्ड एग्स मतलब अगर आप बर्ड के जो अंडे होते हैं उनके ऊपर जो एग की जो कवरिंग होती है वो बहुत हार्ड होती है, राइट, तो वो बर्ड जो है वो हार्ड शेल्ड एग्स ले करती हैं, और इनका जो विजन है बहुत एक्सेप्शनल माना जाता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि बहुत ऊपर से भी अगर कोई चिड़िया उड़ रही है और नीचे उसको कोई प्रे दिख रहा है जिसको खाना है, तो उसको इतने फीट की ऊंचाई से भी बहुत क्लियरली वो नज़र आता है। अगर आपने देखा हो, स्पेशली बिल्कुल बोलते हैं ना बाज की नज़र, आपको मालूम है बाज किसको बोलते हैं, हॉक को, है ना। तो हॉक जो होता है वो एक तरह की बर्ड है, राइट। इसके अलावा चील की नजर भी बोली जाती है। चील जो होती है वो भी एक बर्ड है जिसको बोलते हैं ईगल। ठीक है, ये जो है ये इसमें बोला जाता है, बल्कि गिद्ध की नजर भी बोली जाती है। और गिद्ध की नज़र हालांकि अच्छे सेंस में नहीं बोली जाती, वो स्कैवेंजर होता है तो उसको बोला जाता है कि बिल्कुल जो किसी उसका मरने का इंतजार कर रहा है तो उसको बोला जाता है वल्चर जो है वो स्कैवेंजर होता है, डेड बॉडी पे या डेड कार्कस पे वो जीता है। ठीक है, तो गिद्ध की नज़र रखता है, मतलब बिल्कुल गिद्ध। और ये जो बोला जाता है गिद्ध मतलब वो नोचने वोच के खाने वाला, उस सेंस में बोला जाता है, तो थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन है। लेकिन बाज की नज़र बोली जाती है मतलब बहुत
तेज नजर, मतलब जिसको अचूक नजर जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल अचूक बाण जैसे कि बाज की नजर, मतलब उससे तो कोई चीज बची नहीं सकती, इतनी तेज उसकी नजर होती है। उसी तरह ईगल की नजर बोली जाती है चील की नजर। कि चील जो है बहुत ऊपर से, कहते हैं कि अगर कोई नीचे कोई रेगिस्तान में, अगर आप मानते हैं कि रेगिस्तान में भाई कोई छोटा सा कोई जीव है जो कि चल रहा है रेगिस्तान में, तो भी अगर चील ऊपर है और कई फीट ऊपर से अगर चील गुजर रही है, तो जैसे हमें क्या दिखाई देगा, उसको बिल्कुल फोकस में, उतनी ऊपर से भी उसका जो फोकस है, बिल्कुल आप कह सकते हैं जैसे दूरबीन का अपन फोकस सेट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे उसकी आंखों में आप मान सकते हैं कि लेंस जैसे लगा हुआ है, और बिल्कुल वो उसी पे फोकस करेगी और बिल्कुल एग्जैक्ट जगह जाके चील जो है वो झपट्टा मारती है और लेके अपने उसको बिल्कुल चील की रफ्तार से वो उड़ जाती है। चील की रफ्तार भी बोली जाती है, ठीक है, चील की रफ्तार, क्योंकि उसका झपट्टा मारना और उसके उड़ने की जो फ्लाइट की जो उसके टेक ऑफ का टाइम है वो बहुत ही स्विफ्ट माना जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। मोस्ट बर्ड्स आर डायर्नल, मीन्स कि वो जो होती हैं वो रात में सोती हैं, नॉर्मल होती हैं, जैसे मैमल्स होते हैं रात में सोती हैं, और दिन के टाइम पे ज़्यादातर जो होते हैं वो दिन के टाइम पे ही अपना शिकार वगैरह करती हैं। कुछ बैट वैट जो है उनकी बात नहीं हो रही है, ओके, बर्ड्स की बात हो रही है, ज़्यादातर रात में सोती हैं। उसके अलावा वो जो फ्लाई, ज़्यादातर जो प्रजातियाँ हैं वो फ्लाई करती हैं, लेकिन कुछ फ्लाइट जो होती है वो फ्लाइटलेस स्पीशीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं, तो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बोला ना वल्चर का अगर मुझे एक चीज़ याद आ गई कि वल्चर का अगर जब मैं बात कर रही थी, जब मैंने कहा कि वो डेड कार्कस पे रहती है या वो सर्वाइव करती है, स्कैवेंजर्स होते हैं, और वो गिद्ध मतलब नोच के जो फ्लैश है वो खाती है, तो उसमें एक फ़ोटो बहुत वायरल हुई थी, जो कि एक फ़ोटोग्राफ थी, जिसके बाद कहा जाता है कि जो उसका फोटोग्राफर था उसने उसके बाद सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था, सुसाइड अटेम्प्ट किया, और वो उसके बाद उन्होंने मतलब वो सुसाइड कर ली थी, सॉरी अटेम्प्ट नहीं किया था, कर ली थी उन्होंने सुसाइड। जिसमें एक दिखाया गया था कि एक भुखमरी से बिल्कुल बहुत ही बेहाल एक बच्चा है जो बैठा हुआ है, और बहुत छोटा सा वो बच्चा है, हार्डली 1 साल का, और बिल्कुल उसकी जो हड्डियाँ हैं वो एक हड्डी जो है वो हार्डली उसकी बॉडी में कोई फ्लैश है, एक हड्डी उसकी साफ नज़र आ रही है, और वो बैठा हुआ है, बहुत ही भुखमरी का और बहुत ही ख़राब उसकी हालत है उस बच्चे की, और वो बैठा हुआ है और पीछे आके एक वल्चर जो है उसके इंतज़ार कर रहा है। और ये दर्शाया गया था, ये बहुत ही जिसको बोलते हैं मार्मिक चित्र था, बहुत जिसको आप बोलते हैं ना कि बिल्कुल दिल दहलाने वाली एक तस्वीर थी, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे वो बच्चे का लिटरली मरने का शायद वो इंतज़ार वो जो गिद्ध है या वल्चर है पीछे बैठ के कर रहा था। तो ये बड़ी हिलाने वाली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये बात मैं आपको बता रही हूँ कि जो वल्चर है उसकी क्या टेंडेंसी होती है। और कई बार अगर आपको बहुत दूर से, अगर आपने कई बार देखा हो, तो दूर से जब आप देख रहे हैं कि वल्चर्स हैं खूब सारी और उड़ रही हैं आसमान में, तो मतलब वहाँ पे कोई ना कोई डेड बॉडी या डेड कार्कस या कोई ना कोई मरा हुआ प्राणी या जीव जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो गिद्ध उसको खाने से पहले उसके ऊपर पहले चक्कर लगाती हैं, ये उनकी फितरत में होता है। तो ये उनकी जो बेसिक उनकी जो ट्रेट है वो ये होता है कि अगर वो गिद्ध आसमान के चक्कर लगाना चालू करे तो मतलब होता है कि कोई डेड बॉडी पड़ी है, कोई डेड कार्कस वहाँ पे पड़ा हुआ है। चलिए अब आते हैं आगे। अब अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स बर्ड्स के क्या होते हैं वो तो हमने बहुत सारे डिस्कस कर लिए कि पहले तो वार्म ब्लडेड होते हैं, वो उनके विद फेदर्स होते हैं, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा सीक्वेंस वाइज उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। सर्टेन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विश बर्ड्स फ्रॉम अदर क्लासेस ऑफ एनिमल, 5 स्पेशली इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स ऑफ बर्ड्स। कुछ जो है वो तो हम समझते हैं, कुछ और भी हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा बर्ड्स के जो फेदर्स हैं आप ये देख सकते हैं, इनको क्विल्स भी बोला जाता है, राइट। क्विल्स ये जो है ये क्विल हैं, बर्ड्स के अलग अलग बर्ड्स के फेदर्स हैं, अलग अलग क्विल हैं, इनको कह सकते हैं। इनको क्या बोला जाता है, मैं आपको साथ साथ में थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी सिखा देती हूँ। इनको क्विल बोला जाता है, ठीक है, क्विल बोला जाता है। और इनके अब हम और भी फीचर्स पढ़ लेते हैं। पहला जो है फेदर्स, क्योंकि हम फेदर्स की बात कर रहे हैं। सारे बर्ड्स में फेदर्स होते हैं, सारे बर्ड्स जो होते हैं उनके पंख होते हैं, विच आर एक्चुअली हाईली इवॉल्व्ड स्केल्स, जो कि बेसिकली क्या होते हैं, पंख क्या होते हैं, इनके जो 4 लिम्स होते हैं वो आगे चल के पंखों में डेवलप हो जाते हैं ओवर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। और इनके जो पंख होते हैं उसमें एक और चीज़ की खासियत होती है कि बेसिकली होते हैं बहुत इवॉल्व्ड स्केल्स होते हैं ये, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि बर्ड्स के जो पंख हैं वो क्या होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, ओवर द पीरियड ऑफ सेंचुरीज एंड मिलियन ऑफ सेंचुरीज फॉर दैट मैटर, उनके जो बर्ड्स हैं वो 4 लिम्स जो हैं उनके बर्ड्स में कन्वर्ट हो गए। उसके अलावा वो डायनासोर की जो हैं वो इवॉल्व हुए वहाँ से। उसके अलावा उनकी जो बर्ड्स हैं वो हाई इस पर स्केल्स होती हैं, इवॉल्व स्केल्स होते हैं उनके ऊपर, ठीक है। इनफैक्ट बर्ड्स हैव स्केल्स ऑन देयर फीट, द क्लियरेस्ट रिमाइंडर ऑफ द क्लोज रिलेशन टू रेप्टाइल्स। इनफैक्ट
अगर आप जो स्केल्स की हम बात करते हैं ना, धारियों की, तो अगर आप बर्ड्स को देखेंगे तो उनके जो नीचे का जो पार्ट होता है उनका, अगर आप देखेंगे उनके पैरों का या नीचे का जो शरीर होता है उनका, वहाँ पे भी आप देखेंगे तो उसमें स्केल्स बने होते हैं। तो वो चीज़ जो है बड़ा क्लोजली रिलेट करती है कि इससे हमें ये पता चलता है कि जब हमने कहा ना कि वो रेप्टाइल्स या डायनासोर से सीधे जुड़ी हुई हैं, तो इससे हमें समझ में आता है कि जो बर्ड्स की प्रजाति है वो रेप्टाइल से निकली हुई है, क्योंकि रेप्टाइल्स के पैरों में भी स्केल्स होते हैं, और स्केल्स जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर हमारे दिमाग में रेप्टाइल्स ही आते हैं। ठीक है। As noted above, feathers are not found on any other class of animal like nails and hair on humans. Feathers are made out of keratin. अब आपको कई बार लगता है कि दिखने में तो feathers बड़े सॉफ्ट होते हैं, पर ये बने हुए काय के होते हैं? feathers बेसिकली केराटिन के बने हुए होते हैं। केराटिन हमने बात की थी, अ काइंड ऑफ प्रोटीन, राइट। हमें मालूम है केराटिन एक तरह का प्रोटीन होता है और जो feathers हैं वो उसी से बने होते हैं। दो चीज़ें जो हमें feathers के बारे में बहुत क्लियर हुई, पहली क्या? पहली तो ये कि वो हाईली इवॉल्व्ड स्केल होते हैं, पहली चीज़, ठीक है, ये पहली चीज़ कि हाईली इवॉल्व स्केल होते हैं, और दूसरा वो केराटिन से बने हुए होते हैं। ओके, अब अपन आते हैं नेक्स्ट पे। दे सर्व अ नंबर ऑफ पर्पस फ्रॉम प्रोवाइडिंग वार्मथ टू असिस्टिंग द एबिलिटी टू फ्लाई। फेदर्स का जो कवर होता है ना, जो बर्ड्स के ऊपर जो फेदर्स का कवर होता है, वो एक और चीज़ करते हैं, वो इंसुलेशन का भी काम करते हैं। ठीक है, वो उनको गर्म रखने का भी काम करते हैं, उनकी बॉडी को इंसुलेशन का भी काम करते हैं। दे वर्क एज इंसुलेटर्स ऑल्सो, नेचुरल इंसुलेटर का भी काम करते हैं उनके फर जो होते हैं, जो उनके फेदर्स होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा वो फ्लाई में तो मदद करते हैं, उनकी जो फ्लाइट है उड़ने में तो ऑब्वियसली अगर बर्ड के पर कतर दिए जाएंगे तो वो कैसे उड़ेगी। अब इसमें भी एक और चीज़ होती है, जब हम डोमेस्टिक एनिमल, जब डोमेस्टिक बर्ड्स हम घर में रखते हैं, आपने देखा होगा लोगों को लव बर्ड रखने का या डव रखने का या पिजन रखने का या तोता रखने का बड़ा शौक होता है ना, पैरट्स को बहुत ज़्यादा लोग टेम करते हैं। तो उसमें भी एक बहुत ख़राब चीज़ ये होती है कि चलिए कबूतर वगैरह को तो नहीं भी करते लोग, लेकिन पैरट वगैरह जब रखते हैं तो उनके पर जो है वो कतर देते हैं। अब आप सोचिए कि कितना इनह्यूमन एक्ट है कि एक वो प्रजाति, एक वो क्लास जो कि उड़ने के लिए बनी है, जिसमें जो उड़ने के लिए जन्मी है, उसके हम पर कतर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसको रखने का शौक़ है ना, हमें उसे पालने का शौक़ है। अगर आपको उसको पालने का शौक़ है तो आप उसको उसके पर के साथ रखिए, राइट। लेकिन अगर आप उसको पिंजरे में बंद करके रखते हैं, जिसके लिए मतलब वो खुले हुए आसमान के लिए बनी हुई कोई चीज़ है, उसको हम पिंजरे में कैद करके रखते हैं अपने शौक़ के लिए, और वो भी उसके पर कतर के, तो अपने आप में आप सोचिए कि कितना ख़राब ये चीज़ है ना। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, लोगों को रखने का बहुत शौक़ होता है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उनको रखते हैं तो कम से कम उनके पर मत कतरिए। ठीक है, अब खैर हम फिर से आ जाते हैं इस पे। ज़्यादातर बर्ड्स जो हैं वो क्या करती हैं, वो अपने जो फेदर हैं वो 1 या 2 बार साल में उनके जो पंख हैं वो झड़ते हैं, है ना। अब वो पूरे पंख एक साथ नहीं झड़ते, लेकिन उनका वो सीक्वेंस वाइज उनके जो पर हैं वो झड़ते हैं बर्ड्स के, और फिर नए पंख जो हैं उसकी जगह उग जाते हैं। अब इसके बाद contour further feather helps bird to fly effectively and create a streamlined body shape. Soft fluffy feather provide warmth. जैसा मैंने कहा कि दो चीज़ें होती हैं, दो तरह के फेदर्स होते हैं। एक थोड़े कॉन्टोर शेप के होते हैं, जो क्या करते हैं उनको, वो करते हैं उनको, वो इफेक्टिवली फ्लाई करने में उनको हेल्प करते हैं, स्ट्रीम लाइन रखते हैं जब उनको उड़ना होता है तो। और दूसरा होते हैं फ्लफी फेदर्स होते हैं, जो कि हेल्प काहे में करते हैं, उनको गर्म रखने के लिए या इंसुलेशन के लिए। ठीक है, इसमें भी हम एक और चीज़ पढ़ लेते हैं। दो तरह के होते हैं, कॉन्टोर होते हैं फर्स्ट, और दूसरे कौन से होते हैं, फ्लफी होते हैं, जो कि उनको गर्म रखने के लिए हेल्पफुल होते हैं। गॉट इट। अब इसमें हम क्या पढ़ सकते हैं, फ्लाइट फेदर्स फाउंड इन द विंग्स एंड टेल्स प्रोवाइड लॉफ्ट। मेल बर्ड्स ऑल्सो ऑफन यूज्ड है। ये तीसरा, फ्लाइट फेदर्स भी होते हैं। फ्लाइट फेदर्स क्या होते हैं, जो कि इनको ऊपर रखने में या फ्लोट रखने में या लॉफ्ट रखने में हेल्पफुल होते हैं। ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, टेल पे पाए जाते हैं, और ये बैलेंस बनाने में भी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अब इसमें तीसरी चीज़ यह है कि जो मेल बर्ड्स हैं वो एक और काम करते हैं अपने फेदर्स से, वो ये करते हैं कि वो जो फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं अपने फेदर्स से। ठीक है, तो ये भी उनका एक काम होता है, जो एडिशनल फीचर होता है मेल्स का। जैसे मोर भी इस तरह के काम करता है। मोर भी जो ना, मोरनी को कहते हैं कि अपने पंख दिखा के ही अट्रैक्ट करता है। चलिए, अब अपन बात करते हैं विंग्स की। विंग्स आर प्राइमरली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्ड्स, बट दे आर फाउंड इन अदर टाइप्स ऑफ एनिमल्स टू। विंग्स जो हैं, पंख जिसको हम बोलते हैं, वो जो है विंग्स, इस तरह के जो विंग्स हैं, ये ज़्यादातर जो बर्ड्स में पाए जाते हैं, पर ये दूसरे एनिमल्स में भी होते हैं। ठीक है, जैसे बैट्स
जो हैं वह फ्लाइंग मैमल होते हैं। ये तो मैंने आपसे कहा कि ब्लैट जो हैं वो तो मैमल्स होते हैं ना, वो बर्ड्स नहीं होते, ठीक है, पर उनके भी आपने देखा होगा कि उनके भी विंग्स होते हैं। आपने बैट्स के विंग्स देखे ना, वो विंग्स को आपने अगर बैट्स को ऐसे खुला हुआ देखा है तो वो जब पेड़ पे उल्टे टंगे रहते हैं तब तो बिल्कुल ऐसे अपने आप को सिकुड़ लेते हैं, लेकिन जब वो उड़ते हैं तब उनके आपने विंग्स देखे होंगे, राइट। तो वो जो होते हैं उनके विंग्स होते हैं, और वो जो होते हैं लेकिन वो बर्ड्स होती हैं नहीं होते, वो मैमल्स होते हैं। पर इसी तरह बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जिनके विंग्स होते हैं, जिनके पर होते हैं या पंख होते हैं। स्ट्रॉन्ग मसल्स इन द चेस्ट हेल्प टू प्रोपेल विंग्स अलाउइंग फॉर फ्लाइट। अब इसमें क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं उनकी वजह से ये विंग्स जो होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग मसल्स जो होती हैं उसकी वजह से वो जो हार्ट के आसपास, जो चेस्ट के आसपास जो उनकी जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं, वो विंग की वजह से क्या होता है, वो विंग्स को प्रोपेल करती हैं और फ्लाइट जब लेनी होती है बर्ड्स को तो उसमें हेल्प करती हैं, ठीक है। बर्ड बॉडीज आर कार्व्ड specifically to give lift to the wings. Different wing shapes provide different advantages depending on the species. अब इसमें क्या होता है कि बर्ड्स की जो बॉडीज़ हैं, जब हम बात कर रहे हैं बाकी एनिमल्स की, इंसेक्ट्स की या बैट्स की, तो उनकी बात तो अलग छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं बर्ड्स की तो उनकी बॉडी में जिस तरह से उनको क्राफ्ट किया गया है, उनको कार्व किया गया है, उनकी बॉडी में उनके विंग्स का एक स्पेसिफिक फीचर है। जब वो उड़ने के तैयार होती हैं तो उनके जो विंग्स होते हैं, जो उनके आगे की जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं उनके चेस्ट के पास की, और वो जो विंग्स को हेल्प करती हैं वो पसारने में और उड़ने में आगे, ठीक है। और इस तरह के जो विंग्स का जो उनको लिफ्ट करने में और फ्लोट रखने में, जिसको आप बोलते हैं ना, वो बहुत बड़ा भूमिका वो विंग्स की जो शेप है वो निभाता है। और हर बर्ड के जो विंग का शेप है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है काहे पे, उसकी स्पीशीज़ क्या है। कुछ के पंख जो होते हैं उसका जो स्पैन होता है विंग्स का वो भी डिपेंड करता है कौन सी प्रजाति की चिड़िया है, ठीक है। जब हम बात करते हैं विंग्स दैट हैव शार्प नैरो टिप्स अलाउ फॉर ग्रेटर स्पीड, जब कुछ हम पक्षियों में बात करते हैं जिनके विंग्स होते हैं वो ऐसे घूमे हुए होते हैं, ठीक है, थोड़े से कॉन्केव से होते हैं या थोड़े से घूमे हुए होते हैं, वो नहीं होते, वो उतनी लंबी फ्लाइट के लिए नहीं होते, राइट। और कुछ विंग्स होते हैं जो कि बहुत शार्प होते हैं और नैरो टिप्स होती हैं उनकी, और वो जो है वो हवा काटने का काम जो है वो बहुत बेहतर करते हैं, प्रोपेल करने का बहुत अच्छा काम करते हैं एयर को। जैसे फ्लाइट में आपने प्रोपेलर्स देखे होंगे ना प्लेन में, वैसे ही वो प्रोपेल करने का काम जो है वो जो शार्प पॉइंटेड विंग्स हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, और वो बहुत लंबे डिस्टेंस में उड़ने के लिए काम करते हैं और ग्रेटर स्पीड प्रोवाइड करते हैं वो बर्ड्स को, ठीक है। तो विंग्स का जो शेप है, जैसे आप ये देखते हैं, ये देखिए जो विंग्स के जो शेप है और जो उनका स्पैन है ये बहुत कुछ निर्धारित करता है जब हम बात करते हैं बर्ड्स की और उनकी उड़ान की, कि वो कितना लंबा डिस्टेंस तक एक बार में उड़ सकती हैं और किस स्पीड पे उड़ सकती हैं। ये डिपेंड करता है काय पे, द शेप एंड द स्पैन एंड एवरी एंड लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट विंग्स, के वो विंग्स उनके कैसे हैं वो बहुत बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है बर्ड्स का। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। Wings that are longer than they are wide make it easier for bird to soar for extended period of time। ये तो मैंने आपसे कहा कि जो विंग्स जो कि शार्प होते हैं वो ज़्यादा लंबी फ्लाइट में उनकी मदद करते हैं। वो जितना लंबा, जितने शार्प पॉइंटेड विंग्स होंगे, जितने वो कर्व्ड होंगे, जितने वो राउंड होंगे या वाइड होंगे, उतना वो कम, वो ड्यूरेशन जो है वो उसकी छोटी कर देते हैं। जितने पॉइंटेड और जितने शार्प विंग्स होंगे वो उतना लंबे डिस्टेंस तक, ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन तक वो बर्ड जो है वो सोर कर सकती है। सोर मतलब उड़ना, आसमान में उड़ सकती है, राइट। और एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, जो उसका टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। जो फ्लैपिंग ऑफ विंग्स आप देख रहे हैं, ये बर्ड्स की फ्लैपिंग ऑफ विंग्स भी बहुत अलग होती है, ये देखिए, ठीक है। फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, जो कुछ बर्ड्स जो होती हैं वो ऐसे फ्लैप करना पड़ता है, उनको हमेशा कॉन्स्टेंटली फ्लैप करना पड़ता है उड़ने के लिए। और कुछ बर्ड्स जो होती हैं, जैसे चील होती है, अगर आपने चील को देखा हो तो वो 2-3 बार ऐसे फ्लैप करती है, उसके बाद वो बिल्कुल ऐसे पैर, जिसको आप बोलते हैं ना, बिल्कुल विंग्स पसार के फिर वो उड़ती है। फिर वो थोड़ी देर में फ्लैप करती है और फिर वो विंग पसार के उड़ती हैं। तो डिपेंड करता है किस तरह के विंग्स हैं। अगर जो ईगल के जो विंग्स माने जाते हैं वो बहुत ब्रॉड उनका स्पैन माना जाता है और उनको क्या माना जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग उनके विंग्स माने जाते हैं। अब elliptical evenly shaped wings, which are most notable found on songbirds, allow for quick small movements। elliptical जो एलिप्टिकल बर्ड्स होती हैं, जो एलिप्टिकल विंग्स होते हैं, एलिप्टिकल इस तरह का शेप है ना, जो एलिप्टिकल विंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, इवनली शेप्ड विंग्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो छोटी चिड़ियों पे होते हैं, वो ज़्यादातर बहुत बड़ी चिड़ियों में नहीं होते, वो छोटी चिड़ियों पे होते हैं, ज़्यादातर सॉन्ग बर्ड्स में होते हैं। और काहे के लिए इसको हेल्प करते हैं, वो स्मॉल और क्विक जो उनकी जो मूवमेंट है उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। Birds that are capable of swimming like penguins and puffins have wings that are shaped like flippers। अब कुछ, अगर आपने पेंगुइन्स देखी हैं, पेंगुइन्स कहाँ पाई जाती हैं,
स्नोई एरियाज में, एंटार्क्टिक में, आर्कटिक में, पोल्स में, है ना, क्योंकि उनको ठंडी जगहों पे रहना होता है, तो वहां पे वो उड़ नहीं सकती। पेंगुइन्स कैन नॉट फ्लाई। पेंगुइन्स बेचारी कोशिश करती है, आपने उनके वीडियोस भी देखे होंगे, पेंगुइन्स जो ऐसे फ्लैप करती हैं, पट 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 अपने विंग्स थोड़े से ऊपर उठती हैं, फिर बैठ जाती हैं, उड़ नहीं पाती वो। लेकिन उनकी अगर आप विंग्स देखेंगे ना, तो उनके विंग्स या पफिन्स जो हैं, कि जो कि इस तरह के एरियाज में जो पाए जाते हैं जोग्राफिकल लोकेशंस में, उनके विंग्स जो है वो उड़ने में तो उनकी मदद नहीं करते, पर उनके विंग्स जो हैं वो फ्लिपर्स जैसे शेप्ड के होते हैं, जो कि उनको तैरने में मदद करते हैं। ठीक है, अब इसमें भी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब हम बात करते थे फेदर्स और विंग्स की, है ना, तो ज़्यादातर अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो रहा है कि पर और पंख और ये और वो जो मैं आपको बोल रही हूँ, तो उसमें बहुत सीधी सी चीज़ है जो हमें समझना है कि विंग्स जो होते हैं भाई, वो क्या होते हैं, वो 4 लिम्स जो हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स ग्रो कर गए हैं, है ना, एवोल्यूशन में, तो वो बने हैं विंग्स। ठीक है, और फेदर्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, फेदर्स जो होते हैं वो एक एपिडर्मल ग्रोथ मान सकते हैं, जो कि चिड़िया के शरीर पे होती है, जो कि उसको वार्म रखती है, उसके शरीर को कवर करती है। तो ये दोनों डिफरेंस होता है विंग्स में और फेदर्स में। ठीक है, आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये माना जाता है कि एक विंग्स में, एक विंग जो होता है उसमें माना जाता है कि तकरीबन 10 प्राइमरी फेदर्स माने जाते हैं। अब उसमें प्राइमरी फेदर्स भी होते हैं, सेकेंडरी फेदर्स भी होते हैं। ठीक है, और प्राइमरी फेदर्स एक और इंटर रिलेटेड चीज़ ये है कि ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं उसमें माना गया है कि जो विंग्स होते हैं उसमें 10 प्राइमरी फेदर्स होते हैं, लेकिन अगर वो फेदर्स की क्वांटिटी कम हो जाए, ठीक है, अगर वो फेदर्स झड़ जाए, फेदर्स किसी वजह से नहीं रहे बर्ड के ऊपर, तो फिर वो उड़ने में सक्षम नहीं रहती। तो आप जब कहते हैं ना विंग्स एंड फेदर्स, वो एक ही नहीं है, सिनोनिम नहीं है, बिल्कुल उनके अलग अलग बायोलॉजिकल फीचर हैं, लेकिन वो इंटर रिलेटेड ज़रूर हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। अब अपन आ जाते हैं एक और जो कि बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही ऑब्वियस कैरेक्टरिस्टिक है चिड़िया का, जो कि बहुत, हम जब बात करते हैं चिड़ियों की तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आती है, विंग्स, फेदर्स एंड बीक्स, है ना। तो अब हम बात करते हैं बीक्स। बीक्स का मतलब क्या होता है, चोंच, है ना। हर चिड़िया की अपनी चोंच होती है और उसके ऊपर बहुत सारी कहावतें भी बनी हैं, बहुत सारे मुहावरे भी बने हैं, बहुत सारी बोलियां भी बोली जाती हैं और कहा जाता है बिल्कुल हर जगह तुमको चोंच मारना जरूरी है। तो जब बोला जाता है तो चिड़िया की जैसे हर जगह चोंच मारना जरूरी है, तो मतलब चोंच जो है वो कहाँ से होती है, रिलेटेड चिड़िया से। और सब चिड़िया जो होती हैं उनकी चोंच के जो शेप्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं। वो डिपेंड करता है कि वो किस प्रजाति की चिड़िया है या किस स्पीशीज को बिलोंग करती हैं, है ना। कुछ चिड़िया जो होती हैं जो कार्निवोरस होती हैं, जैसे कि जिसमें हम बात करते हैं किसकी, हम हॉक्स की बात कर लें, वल्चर की बात कर लें, ईगल की बात करें, तो उनके जो बीक का शेप है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। कुछ जो होती हैं मासूम सी प्राणी जो होती हैं, जो कि छोटे मोटे ग्रेन्स खाती हैं, उनकी चोंच का शेप बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन ये चोंच जो है वो उनको बाकी जितने भी क्लास और ऑर्डर्स हैं एनिमल्स के, उनसे अलग बनाती है। ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या, कि उनके जो शेप्स हैं चोंच के, वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं उनके लाइफ स्पैन में और उनके ओवरऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कुछ, अपन यहाँ पे अलग अलग टाइप की चोंच देख लेते हैं। ठीक है, इसमें अपन देख ली फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो की आप गर्दन जैसे देख पा रहे हैं, फ्लेमिंगो की चोंच का शेप देखिए। फिर ये जो होती है, यहाँ पर हमने इनको लिखा भी है कि खाने में क्या क्या खाती हैं। ओके, ये मैंने थोड़ा सा स्पेसिफिक बना दिया है कि आपको पता चल जाए कि अभी देखिए चोंच का शेप इस पर भी निर्भर करता है कि वो खाना किस तरह का खाती है ना। सीधी सी चीज़ है, चोंच मतलब खाना खाने का तरीका उनका, खाना खाने का जरिया उनका, तो खाना क्या खाती हैं उस पर उनका चोंच का वो निर्भर करता है। ओके, अब अपन जैसे देखते हैं, ये फिल्टर फीडिंग करती हैं। फ्लेमिंगोस कहाँ रहती हैं आपको मालूम है, पानी के उसमें एरियाज के पास पाई जाती हैं, स्वैम्प्स में पाई जाती हैं, जहाँ पे ज़्यादातर पानी होता है वहाँ पाई जाती हैं, तो फिल्टर फीडिंग करती हैं। ये जो होते हैं ये मड प्रोबिंग करती हैं, तो इनकी चोंच का शेप देखिए आप, बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो है वर्मिलियन फ्लाई कैचर जो है, ये देखिए क्या करती हैं, ये इंसेक्ट कैच करती हैं। इसके अलावा पेलिकन का जो शेप है वो सबसे मज़ेदार लगता है मुझे, नीचे बिल्कुल ऐसे हूप जैसा बना रहता है। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये डिप नेटिंग करती हैं। इसके अलावा वुड पेकर आपको मालूम है कि क्या करती है, वुड पेकर जो होता है वो लकड़ी में कट करके छेद बनाती है और उसमें अपने एकॉर्न्स को जमा करती जाती है। और इतने बड़े छेद नहीं बनाती वो कि वो एकॉर्न्स गिर जाएं बाहर, वो इतने ही छेद बनाती है जिसमें वो एकॉर्न्स फिट हो जाए। ठीक है, और उसका काम चल जाए। तो वुड पेकर जो है वो लकड़ी को चिजल करती है, तो आप देखिए कैसी पॉइंटेड सी चोंच है इसकी, है ना। उसी तरह किंगफिशर जो होता है ये एरियल फिशिंग करती है, जो इस वजह से भी इसकी जो शेप है वो किस तरह का है। चिकन जो होता है बेचारा जो ग्रेन ईटिंग है ना, दाने डाले जाते हैं चिकन को भी, तो उसकी शेप जो है इस तरह का है। बाकी आप देख रहे हैं ना, पैरट की कैसी होती है, इसकी कॉन्फेरस होती है, ये भी सीड ईटिंग होती है। इसको तो इनफैक्ट ह्यूमंस की जो नाक होती है उसको भी तोते के ऊपर बोला जाता है, मालूम है, जो तोते के शेप की नाक होती है ना, इस तरह की,
इसको क्या बोला जाता है मालूम है आपको? इसको बोला जाता है बिल्कुल कैसी, कौन सी नाक बोला जाता है इसको? तोतापरी नाक, है ना? आपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा तोतापरी नाक, तो वो जो है वो तोते की नाक के ऊपर पड़ा है। नाक नहीं होती वो, उसकी बीक होती है, पर हमारी नाक होती है, ठीक है। इस तरह से हमिंग बर्ड की जो होती है वो नेक्टर फीड करती है, तो हमिंग बर्ड की जो नाक है, वो जो चोंच है सॉरी, वो अलग होती है। अब ईगल, जैसे मैंने कहा कि ईगल जो है वो फ्लैश ईटिंग है, तो उसकी जो चोंच है वो ऑब्वियसली उसका एक पर्टिकुलर शेप है। चलिए, ये तो बहुत सारा दिखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, हम डिस्कशन पे आते हैं। अब जितनी बर्ड्स होती हैं उनकी बीक्स होती हैं, या बिल्स या बोनी कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं दैट आर सराउंडेड बाय लेयर्स ऑफ केराटिन। अब बेसिकली हम जिसको चोंच बोलते हैं वो बेसिकली होता क्या है? वो बना होता है केराटिन का, केराटिन मतलब प्रोटीन, ठीक है, और वो हार्ड होता है ना, बहुत काफ़ी हार्ड पार्ट होता है, वो हार्ड कोटिंग होती है उस पर केराटिन की, और वो क्या होता है? बोनी कॉन्सेंट्रेशन होता है। बोनी कॉन्सेंट्रेशन होता है, हार्ड होता है, केराटिन होता है उसमें, और उनका जो शेप है वो प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग क्लूज अबाउट दिस डाइटरी हैबिट्स। ये जो इतना डिस्कशन अभी अपन ने किया था ना, ये आपको लग रहा होगा कि मैम एकदम डिटेल में बताने बैठ गई। उसका रीज़न है कि अगर आप जो बर्ड की जो चोंच है, जो जानने वाले हैं, जो बर्ड वॉचिंग करते हैं ना, जो बर्ड्स के ऊपर पढ़ाई करते हैं, उनको अगर आप बात करें तो वो सिर्फ बर्ड की चोंच देख के आपको ये बता देंगे कि भाई इसकी डाइटरी हैबिट्स क्या होंगी, और पूरी जिसको आप बोलते हैं ना जन्म कुंडली उस चिड़िया की, वो निकाल के आपके सामने रख देंगे कि खाना कैसे खाती होगी, इसकी लाइफ स्पैन कैसा होगा, इसकी डाइटरी हैबिट्स कैसी होंगी, वो सिर्फ वो चोंच का शेप देख के बता देते हैं। मालूम है आपको, इतने एक्सपर्ट लोग भी होते हैं, ठीक है। तो ये चोंच जो है ये बेसिक फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट क्लू है, जिससे हमें बर्ड के बारे में कोई चीज़, उनकी डाइटरी हैबिट्स के बारे में पता चलता है। जैसे विंग्स के का स्पैन देख के हम समझ सकते हैं कि इनकी उड़ान कितनी होती होगी, वैसे इनकी चोंच का शेप देख के हम समझ सकते हैं कि इनका खान पान कैसा होगा, ठीक है। अब हम जब बात करते हैं, सम बर्ड्स हैव ट्यूमिया, शार्प रिजेस अलोंग विद द एजेस ऑफ द बीक। अब इसमें क्या होता है, कई जो बर्ड्स होती है ना उनमें टीथ नहीं होते, मतलब जिसको हम कहते हैं ना ट्रू सेंस ऑफ शब्दों में जिसको हम दांत समझते हैं, ये सेट ऑफ टीथ समझते हैं, वो नहीं होते। कईयों में ट्यूमिया होता है, या स्मॉल रिजेस होती हैं, या शार्प रिजेस होती हैं, जो कि बीक्स के साथ में होती हैं, और वो हेल्प करता है इनको क्रूशल रोल इनकी फीडिंग में, स्पेशली जिसमें जब हम बात करते हैं थोड़ी सी ऐसी बर्ड्स में जो कि फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती हैं, या जो थोड़ा हार्ड खाना खाती हैं, है ना, उनमें ये रिजेस ज़्यादा होते हैं, शार्प रिजेस होते हैं। Birds primarily subsist of seeds, for example, tend to have strong cone-shaped beaks. अब जो birds seeds खाती हैं, है ना, जो birds seeds पर निर्भर करती हैं, seeds खाती हैं, उनमें क्या होता है, उनके जो ये होते हैं ना, ये cone-shaped beaked होती हैं उनकी, ठीक है। उनको strong रहेंगी लेकिन cone-shaped रहेंगी उनकी जो beaks होंगी, ठीक है। जैसे आप समझ सकते हैं कि कोन शेप्ड बीक जो कि ग्रेन्स खाती हैं या सीड खाती हैं, उसमें आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल ऐसी थोड़ी सी पॉइंटेड सी रहेगी, इस तरह की कोन शेप्ड, है ना, इस तरह की बीक्स रहेंगी, ठीक है। आइसक्रीम का कोन होता है ना जैसा, वैसे कोनिकल रहती हैं शेप में। इसके अलावा कुछ जैसे होती हैं, अब कैसे होती हैं, डक्स हो गई, या गीस हो गई, या अदर टाइप ऑफ वाटर फाउल हो गए, उनकी कैसी रहती है? आपने देखी है ना बर्ड्स की, अगर आपने बीक देखी है तो ऐसी थोड़ी सी फ्लैट सी, राउंड सी रहती है, ऐसी कर्व, एकदम पॉइंटेड नहीं रहती, थोड़ा सा उसमें कर्व्ड सा रहता है, ठीक है। तो वो जो होती है वो डिज़ाइन का लिए होती है ताकि उनको पानी में से, क्योंकि डक्स कहाँ पाई जाती हैं, ऑफकोर्स वो ज़मीन पर भी रह लेती हैं और वो पानी में भी रहती है ना, वेब्ड फीट डक्स के, आपने उसकी खासियत डक की और क्या होती है, वो पानी में तैरती है, वेब्ड फीट होते हैं, और उसकी जो चोंच होती है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, आपने देखा होगा। तो वो क्या करती है, वो पानी में से अगर उसको कोई चीज़ पकड़ के खानी है ना, आप पानी में, जैसे कई बार आपने देखा होगा डक्स को, लोगों को खाना खिलाने का बड़ा शौक होता है, तो पॉपकॉर्न फेंक देते हैं, तो वो आपने देखा कैसे डक से पानी में जाती है और बिल्कुल वो पकड़ लेती है दांत में, अपने मुंह में पकड़ लेती है, बीक में। तो वो इसी तरह से उनकी बीक का शेप है ताकि वो पानी के अंदर जाके जो छोटे मोटे जो एनिमल्स हैं, मरीन एनिमल्स हैं, उनको भी पकड़ सके, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कार्निवोरस की, कार्निवोरस मतलब मीट ईटिंग लाइक जो होती हैं, जैसे आउल्स हो गए या हॉक्स हो गए, इनकी शार्प हुक्ड बीक्स होती है, ठीक है। एक अलग सा हुक होता है ऐसा बना हुआ, जैसे आप कहते हैं ना इस टाइप की बीक होगी इनकी, हुक्ड बीक्स होती हैं इनकी, ठीक है। जिसमें क्या करती हैं, ये हेल्प करते हैं उनको ग्राइंड करने के लिए, टेयर करने के लिए, और वो और ज़्यादा डीप उसमें अगर आपको जाना हो तो, अगर जैसे जो मीट है या कार्कस है, जब हम बात करते हैं वल्चर की या हॉक की, तो क्या करते हैं, तो उनको और भी ज़्यादा डिग करना होगा, राइट। अब उनके हाथ पैर तो होते नहीं बेचारे कि वो हाथ से ऐसे पकड़ के वो डिग करें, तो अपनी बीक उनकी जो होती है वो इतनी शार्प होती हैं और इतनी हुक लाइक होती हैं कि वो अंदर उनको डिग करके उनको जो निकाल के खाने में उनको ईजी होता है, और वो ग्राइंड करने में और उसको फाड़ने में, अपने जो उसका प्रे है उसको श्रेड करने में उनके लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है।
ये पढ़ लिया हमने इनके बारे में। अब हम आ जाते हैं फोर्थ पे। फोर्थ हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? एग्स के बारे में, ठीक है। अब आपको मालूम है ना ये कौन से हैं? ये चिकन एग्स हैं। देखिए चिकन निकल रहा है ना इसके अंदर से, ये चिकन एग्स हैं। अब चिड़ियों की जब हम बात करते हैं तो ये एक और कैरेक्टरिस्टिक है चिड़ियों का, क्या? एग लेइंग, ठीक है। दे आर एग लेइंग क्रीचर्स और कॉमन टू ऑल मेंबर्स ऑफ द आइवीज क्लास। जितनी भी बर्ड्स होती हैं वो अंडे ही देती हैं, ठीक है। इस पे एक बहुत अच्छी स्टोरीज भी हैं उनके अंडों पर, वो कभी अपन बाद में, मैं अभी आगे चल के आपको जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे अपन बात करते जाएंगे। पर ये यूनिक टू दिस क्लास ऑफ एनिमल एज रेप्टाइल्स। पर ये ऐसा फीचर नहीं है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि और भी जिसको हम कह सकते हैं ना कि इसके ऊपर तो डिस्कशन और भी ज़्यादा इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं वो बीक और फेदर्स और विंग्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अंडे जो हैं वो तो बहुत और भी बहुत क्लासेस में होते हैं। रेप्टाइल्स भी देते हैं, फिश भी देते हैं, एम्फीबियंस भी देते हैं, इंसेक्ट्स भी देते हैं, तो वो सब ले करते हैं एग्स। तो ये अकेला एक सिंगुलर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जो कि बर्ड्स के बारे में है, ठीक है। बर्ड्स एग्स के जो होते हैं उनके भी हार्ड शेल होते हैं, जैसे हमने भी डिस्कस किया, और वो भी जो होता है कैल्शियम के मेड होते हैं, कैल्शियम से बना हुआ हार्ड शेल होता है उनका, और हार्डन्ड मसल होती है ऊपर उसके, म्यूकस होता है, सॉरी हार्डन्ड म्यूकस होता है उसके ऊपर जो कि उनको इंटैक्ट रखता है, ठीक है। इसके अलावा जब हम एग्स की बात करते हैं, द एम्ब्रियो गेट्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द योक एंड द एग वाइट व्हिच इज नोन एज एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो जब एग की हम बात करते हैं तो एग में जब हम बात हो रही है, स्पेशली जब हम चिकन एग की बात करते हैं, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ चिकन एग की, क्योंकि उसमें बोला जाता है जो एम्ब्रियो है ना उसको अपना जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से मिलता है? योक से, ठीक है। उसको एम्ब्रियो को अपना न्यूट्रिशन जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द योक एंड एग वाइट, और इसको बोला जाता है एल्ब्यूमिन। अगर आपने सुना हो कि एल्ब्यूमिन एक तरह का प्रोटीन का सोर्स होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, और जब लोग इनफैक्ट चिकन एग्स क्योंकि बहुत कंज्यूम किए जाते हैं, इसलिए मैं बता दूं वैसे बहुत सारे बर्ड्स के एग्स कंज्यूम किए जाते हैं, डक्स के भी एग्स कंज्यूम किए जाते हैं, लेकिन चिकन एग्स में लोग कहा जाता है अगर आपको एल्ब्यूमिन का लेवल अपने बॉडी में बढ़ाना हो तो लोग चिकन एग्स को खाना पसंद करते हैं। प्रोटीन का, एल्ब्यूमिन का वो बेहतरीन स्रोत माना जाता है, ठीक है। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बर्ड स्पीशीज बिल्ड नेस्ट फॉर द एग्स एंड प्रोसीड टू केयर फॉर द हैचलिंग अंटिल दे आर केपेबल ऑफ फेंडिंग फॉर देमसेल्व्स। पर ये सब बर्ड्स नहीं करती, ठीक है। ज़्यादातर जो बर्ड्स हैं वो अपना जो नेस्ट है, जो घोंसला है, वो बनाती हैं और वहाँ पे अपने अंडे रखती हैं जब तक वो हैच नहीं हो जाते। लेकिन ये भी सब बर्ड्स पे लागू नहीं होता। कुछ ऐसे बर्ड्स भी हैं जो कि अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती। इसमें आपको स्टोरी याद हुई होगी किसकी? 3 इडियट्स की, है ना। वो स्टोरी अपन डिस्कस करते हैं, थोड़ी देर में करते हैं, ठीक है। तो वो उसमें घोंसला नहीं बनाती। इन मोस्ट स्पीशीज बोथ मेल्स एंड फीमेल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन केयरिंग फॉर देयर यंग। नियरली ऑल बर्ड्स इंक्यूबेट देयर एग्स। अब जितनी भी बर्ड्स होती हैं ज़्यादातर स्पीशीज़ में ये जो है ना ये मिलजुल के काम करना बहुत पसंद करती हैं। मैं फैमिली वाली जो बॉन्डिंग होती है ना बर्ड्स के अंदर वो बढ़िया होती है। मेल और फीमेल जो है मिलके उनको बर्ड्स को पालते हैं। लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जिसमें बोला जाता है कि कुछ एक प्रजातियाँ ऐसी भी होती हैं जिसमें जो चिड़िया होती हैं वो अपने बर्ड को जो सेकती है, अंडों के अपने को सेकती हैं, उनकी वो करती हैं, और मेल जो होते हैं, जो चिड़वा होता है कहते हैं हिंदी में, वो उसको खाने के लिए तैयार रहता है, तो उनको से भी उनको बचाती है। तो ऐसी भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होती हैं उसमें मेल्स एंड फीमेल्स दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने बच्चों की हिफाजत करने में या अंडों की वो करने में, सेफ करने में। और जितनी ज़्यादातर सारी ही जो प्रजाति है ना चिड़ियों की, वो अपने बर्ड्स को इंक्यूबेट करती हैं मतलब वो उनको सेकना, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, सीधा जो लोकल भाषा में उसका टर्म है वो ये है कि बर्ड्स जो हैं वो सेकती हैं अपने अंडों को, ठीक है। Exception includes megapods, a mole building which rely on external heat sources like decaying vegetation and brood parasite. कुछ जो है वो exceptions don't make rule. Exceptions जैसे हैं वो कौन से हैं? megapods होते हैं या mole builders होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो external forces पे depend करते हैं for the warmth, और वो क्या करते हैं जैसे जो decaying vegetation होती है वहाँ पे या फिर brood parasites होते हैं उन पे निर्भर करते हैं for the incubation. Otherwise most of the birds incubate their own younglings, ठीक है, या eggs. The latter include cuckoos and cowbirds prefer to lay their eggs in other birds' nest. यही मैंने आपसे कहा था कि आपको आया होगा ना 3 इडियट्स का एग्जाम्पल याद, वो कुकू बर्ड का वो नेस्ट की बात करते हैं कि कुकू बर्ड की जो लाइफ जो है वो मदर के साथ स्टार्ट होती है और वो दूसरे के बर्ड में अंडे देती है, और वो व्हाट डज इज कि वो जब वो दूसरों के चिड़िया की घोंसले में अपने अंडे देती है तो वो जो दूसरे अंडे हैं जो उस चिड़िया के जो ओरिजिनल जिसने घोंसला बनाया बेचारी ने इतना मेहनत करके, वो कुकू बर्ड क्या करती है, उनके अंडे जो है वो नीचे फेंक देती है और वो अंडे फूट जाते
हैं और फिर वहाँ पे उस बर्ड को जब वो नेस्ट खाली हो जाता है तो वहाँ पे वो अपने अंडे देती है, राइट। तो उसमें आपने याद है ना, उसमें वो डायलॉग था दैट द लाइफ स्टार्ट्स विद द मर्डर, और वो शुरुआत जो है वो कंपटीशन से होती है ना। तो वही वाली चीज़ है, वो आप रेफरेंस याद रखिए और यहाँ पे याद रखिए कि कुकू बर्ड जो होती है और काऊ बर्ड जो होती हैं, कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जो कि दूसरों के घोंसलों में जाके अंडे देना पसंद करती हैं, वो अपने खुद के घोंसले नहीं बनाती, इतनी मेहनत नहीं करती। ओके, अब some birds like moors and certain penguin species don't use nests at all, choosing instead to rest eggs on the tops of their feet during incubation. अब कुछ ऐसी बर्ड्स भी होती हैं जो कि नेस्ट बनाती नहीं है ना, वो अपने घोंसले बनाती है ना, वो किसी और के घोंसले में अंडे देती हैं। वो क्या करती हैं, जैसे पेंगुइन है, तो पेंगुइन क्या करती है भाई, वो इतनी ठंडी जगह पे, इतने ठंडे प्रांत में पाया जाता है वो प्राणी, तो वो क्या करता है कि वो अपने ही पैरों के बीच में वहाँ पे जो अंडे हैं वो अपने रख के इंक्यूबेट करता है, वो कहीं बाहर नहीं रखता। जाहिर सी बात है, बहुत ठंड है ना वहाँ पे, कितना वो उसको बेचारा वो गर्म करने की और इंक्यूबेट करने की कोशिश करेगा। तो वो क्या करता है, वो अपने रेस्ट करता है अपने ही टॉप ऑफ द फीट पे, अपने जो पैर पे ही अपने अंडे जो है वो रेस्ट कर देता है और वहीं वो उनको इंक्यूबेट करती है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो डिपेंड करता है कौन सी स्पीशीज है, पर ज़्यादातर 11 से लेकर 80 दिन के बीच में ये हो सकता है। अब ऑब्वियसली 10,400 स्पीशीज हैं तो उन सबका ही 11 से 80 दिन के बीच में तो नहीं होता, लेकिन हाँ, जो हम बात कर रहे हैं एक जनरल टर्म की, तो जनरली 11 से 80 दिन के बीच का उनका इंक्यूबेशन पीरियड माना जाता है। द सेट ऑफ एग्स दैट इज लेड एट वन टाइम इज कॉल्ड क्लच। ठीक है, ये बात मालूम थी आपको, वैसे आपने अंग्रेजी में भी पढ़ा होगा, आपने इंग्लिश में पढ़ा है तो आपने ये सुना होगा कि जो एग्स एक साथ ले किए जाते हैं, जो ग्रुप ऑफ एग्स जो एक साथ ले किए जाते हैं, उस पूरे जो ग्रुप को बोला जाता है क्लच। ये नॉर्मली इंग्लिश में आपने सुना होगा, या आपने जब इंग्लिश पढ़ी है, आप आईएमओ के भी स्टूडेंट्स हैं ना, तो आपने जब इंग्लिश पढ़ी होगी, आईईओ के भी स्टूडेंट्स हैं सॉरी, तो जब आपने इंग्लिश पढ़ी होगी तो आपने ये शब्द सुना होगा। Anywhere from 1 to 20 eggs or many are found in one single clutch। तो इसमें क्लच डिपेंड करता है अगेन स्पीशीज पे कि एक क्लच में कितने अंडे होंगे। कई बार वो जो होता है वो डिपेंड करता है कि 20 के आसपास भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। 5 तो नहीं होते, 5 से तो ज़्यादा ही होते हैं, बचते हालांकि कम है। उनका जो सर्वाइवल रेट है वो किस हिसाब का है वो भी स्पीशीज़ पे डिपेंड करता है, लेकिन तकरीबन 20 जो है वो एवरेज मान लीजिए कि एक सिंगल क्लच में इतने माने जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं फिफ्थ पे, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या हम डिस्कस करने वाले हैं? स्केलेटन। स्केलेटन मतलब जो हड्डी का जो ढांचा होता है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि बर्ड्स में और मैमल्स में जो एक सिमिलैरिटी है वो क्या है कि वो ये है कि उनका वेल डिफाइंड स्केलेटन होता है। ओके, इसके अलावा अगर आप इनका देखते हैं, आप ये देखिए, you can see how well defined the skeletal structure is। मतलब इसमें कहीं भी कोई हमें संशय या डाउट नहीं होना चाहिए कि जो बर्ड्स होती हैं वो बेसिकली स्केलेटल होती हैं और वर्टिब्रेट्स होती हैं। वर्टिब्रेट्स हमने क्या पढ़ा था? वर्टिब्रेट्स हमने पढ़ा था जिसमें बहुत वेल डिफाइंड जिनकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, या जिनकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में डिवाइडेड होती है। तो एज वी कैन सी हियर, देखिए आप कितनी परफेक्टली डिवाइडेड वर्टिब्रल कॉलम है उनकी, और कितनी परफेक्टली डिफाइंड उनकी स्पाइन है। किस तरह की स्पाइन है, शेप ऑफ स्पाइन क्या है, वो डिपेंड करता है बर्ड टू बर्ड, स्पीशीज टू स्पीशीज। पर एक चीज बहुत क्लियर है कि ये बिल्कुल 100% वर्टिब्रेट्स होती हैं और स्केलेटल होती हैं। अब इसमें जब हम बात करते हैं तो इसमें जो इनके स्केलेटल का जो स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने कहा, उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं वो जो कि फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं, जो कि उड़ नहीं पाती, है ना, जो उड़ नहीं पाती हैं, तो उनके साथ क्या होता है, उनका स्केलेटल जो होता है वो थोड़ा सा मजबूत होता है, और उसमें एक और चीज़ क्या होती है कि वो थोड़ा सॉलिड होता है। सॉलिड मतलब थोड़ा वजनी भी होता है, भारी भी होता है, और उसके अंदर मैरो होती है। ठीक है, हेवी बोन्स होती हैं उनकी, और जिसमें मैरो भरा हुआ होता है। आपको मालूम है ना, ह्यूमंस के अंदर भी जब हम बात करते हैं बोन मैरो, आपने ये टर्म सुना होगा। आजकल जब ह्यूमंस की बात करते हैं तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के सर्जरीज भी आपने सुनी होंगी। तो उसमें क्या होता है, जो गूदा होता है जो हड्डियों के बीच होता है उसको हम बोलते हैं मैरो। ठीक है, तो वो जो होता है, जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं उनकी जो हड्डियां होती हैं वो हेवी होती हैं और उनके अंदर बोन मैरो होता है। उसी तरह जो बर्ड्स जो कि बहुत लंबी फ्लाइट्स लेती हैं या केपेबल होती हैं बहुत लंबा डिस्टेंस उड़ने के लिए, या उड़ने वाली जो चिड़िया होती हैं, फ्लाइट बर्ड्स जो कि नॉर्मल बर्ड्स जिसको हम समझते हैं, उनके साथ क्या होता है कि उनकी जो बर्ड्स की जो स्केलेटन होता है वो इनके विपरीत जाके उनका लाइट वेट होता है स्केलेटन। उनका जो वजन होता है स्केलेटन का वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो लाइट वेट स्केलेटन होता है। उनके फेदर्स और विंग्स जो हैं वो थोड़े से अलग तरह से डेवलप्ड होते हैं, अलग तरह से विकसित होते हैं, और ये अंदर से जो इनका स्केलेटन होता है लाइट वेट होता है क्योंकि अंदर से हॉलो होता है, इसके अंदर बोन मैरो नहीं होते। ठीक है, तो दो चीजें हमें समझ में आ गई कि स्केलेटन तो होता है, लेकिन स्केलेटन किस तरह का होगा वो डिपेंड करता है स्पीशीज ऑफ बर्ड पे।
इसके अलावा इनके जो स्केलेटन होते हैं उसमें बहुत सारी जो बोन्स हैं वो फ्यूज्ड होती हैं आपस में, फ्यूज मतलब आपस में मिली हुई रहती हैं, ठीक है। इसमें से जैसे कि आप इनकी बात कर सकते हैं जो कॉलर बोन्स होती हैं, कॉलर बोन्स स्पेशली जो उड़ने वाली जो प्रजाति होती है ना, जो उड़ने वाली फ्लाइट वाली जो चिड़िया होती हैं, उनके अंदर जो उनकी कॉलर बोन होती है वो बहुत विकसित होती है, जो कि ब्रेस करने को हेल्प करती हैं उनको, उनके विंग्स को, जब वो फ्लाई में होते हैं, जब वो फ्लाइट पकड़ते हैं अपनी, जब वो फ्लाइट पकड़ते हैं, मतलब मैं प्लेन पकड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, जब वो अपने फुल फ्लाइट में होते हैं तो उनकी कॉलर बोन उनको हेल्प करती है उसको बैलेंस आउट करने में और उसको ब्रेस करने में, राइट। उनकी कि वो अच्छे से उनकी जो फ्लाइट है वो लंबे ड्यूरेशन तक हो और उसको सपोर्ट जो है वो अच्छा मिलता है। ओके अब इनके साथ जो होता है बर्ड्स का, इनकी एक और चीज देखी गई है कि इनकी जो ब्रेस्ट बोन्स होती हैं, जिनको क्या बोला जाता है, जिनको स्टर्नम्स भी आप बोल सकते हैं, ये बहुत स्टर्डी होती हैं, ये बहुत स्टर्डी पॉइंट होती हैं, जो कि बहुत ही इनको एक तरह का स्टेबिलिटी देती हैं, एक स्टर्डी पॉइंट होती हैं और अटैचमेंट होती हैं ऑफ मसल्स फॉर द विंग्स, मतलब जो विंग्स होती हैं, और स्पेशली ये उनकी बात हम कर रहे हैं जो कि फ्लाइट वाली चिड़िया होती हैं, जो उड़ने वाली चिड़िया होती हैं, उनकी जो ब्रेस्ट बोन्स होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं क्योंकि उनके विंग्स को वो सपोर्ट करती है। वैसे वो सभी चिड़ियों में होता है लेकिन इनमें जो होता है वो ज्यादा होता है और ज्यादा स्टर्डी होता है, ठीक है, ज्यादा स्टर्डी बैकबोन होती है मतलब। चलिए अब अपन आ जाते हैं कुछ नोटेबल बर्ड टाइप्स पर। अब हमने बात क्या की कि बहुत सारी प्रजातियां बर्ड्स की जानी जाती हैं, कितनी, 10,400। 10,400 ये हमारे पास अप्रोक्सीमेशन में फिगर है जो हमारे पास एक्सक्यूज मी आज की डेट का फिगर है। लेकिन उसमें भी क्या चीज है, उसमें ये है कि आज की डेट में जो ये 10,400 जानी जाती हैं, ये भी नंबर जो है, ये फिगर जो है ये बढ़ता जा रहा है ना। इसमें और भी शोध हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है, पूरी दुनिया में अलग अलग साइंटिस्ट हैं, जोलॉजिस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, जो कि इस पर और रिसर्च कर रहे हैं और वो नई नई चीज़ों को खोज रहे हैं। प्रतिदिन कोई ना कोई नई जो खोज है वो होती जा रही है। खासकर अगर हम साइंस की दुनिया की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की खोज हो, चाहे हम उसको कह लें रासायनिक खोज कह लें, चाहे हम उसको बायोलॉजी के क्षेत्र में कह लें, लेकिन कोई ना कोई नई खोजें होती जा रही हैं। तो ये जो नंबर है ये हमारे पास अभी तक का नंबर है, लेकिन जाहिर सी बात है कि नंबर जो है इट इज ऑन अ रन, ये चेंज बहुत जल्दी हो सकता है। अब इसमें भी एक बहुत अच्छी चीजें हैं, इसमें भी उन्होंने कॉन्टिनेंट वाइज ये जो है ड्रॉ किया है हमने, कि कॉन्टिनेंट वाइज आपको समझा दें कि भाई कौन सी जगह पे ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं बर्ड्स की और कौन सी ऐसी जगह है जो कि ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पीशीज और वेराइटी ऑफ बर्ड्स, ठीक है। अब इसमें कहा जाता है कि ज़्यादातर जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में ही अकेले 4,400 जो स्पीशीज़ हैं वो आईवीज़ की पाई जाती हैं, ठीक है। मतलब आप मान लीजिए कि दो कॉन्टिनेंट जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, वहीं मिला के तकरीबन 4,400, मतलब आप मान सकते हैं मोटे मोटे तौर पे 40%, है ना। 40% जो है अप्रॉक्सीमेटली 40%, जैसे कि हम मान के चल रहे हैं इसको, 40% स्पीशीज जो है वो वहीं मिल जाती हैं दो कॉन्टिनेंट्स में, जो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट्स हैं। तो उसके बाद जब बात करने पे आते हैं हम, तो उसके बाद भी कोस्टारिका को बोला जाता है। कोस्टारिका जो कि एक नॉर्थ अमेरिका में, जब आपने देखा है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दो कॉन्टिनेंट हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच की एक जगह है, राइट, एक जो इसमें आप देखते हैं कि मेक्सिको पड़ता है और वो जो बेल्ट है ना वो सेंट्रल अमेरिका का बेल्ट, वहाँ पे ही एक कंट्री पड़ती है जिसमें ये देखा गया है कि वहाँ पे ये माना चलता है कि इट इज़ वन ऑफ द कंट्रीज विच हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन, वन ऑफ द कंट्रीज विद द हाइएस्ट पॉपुलेशन एंड वेराइटी ऑफ बर्ड, जो कि रफली है 800, ठीक है। इसके अलावा ये माना जाता है 1, लेकिन हाईएस्ट अगर हम बात करते हैं, काई की, अगर हम बात करते हैं रिकॉर्ड की, तो रिकॉर्ड में माना गया है, जो अभी रिसेंटली माना जाता है, वो माना जाता है पेरू, एक और कंट्री है। ये दोनों ही लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, चाहे आप कोस्टारिका की बात करें चाहे पेरू की बात करें। डिफरेंस ये है कि सेंट्रल अमेरिकन है, नॉर्थ अमेरिका इसका कॉन्टिनेंट लगता है, सेंट्रल अमेरिका में है, और पेरू जो है वो साउथ अमेरिका में है, ठीक है। पेरू दोनों ही बहुत पॉपुलर हॉलिडे डेस्टिनेशन भी हैं और बर्ड वॉचर पैराडाइज भी कहलाते हैं। बर्ड वॉचिंग पैराडाइज क्यों कहलाते हैं ये? बर्ड वॉचिंग पैराडाइज के नाम से भी जाने जाते हैं। बर्ड वॉचिंग पैराडाइज के नाम से भी जाना जाते हैं क्योंकि अकेले कोस्टारिका में तकरीबन 800 स्पीशीज हैं बर्ड्स की, और पेरू में अकेले अगर आप मान करते हैं तो सिर्फ पेरू में 2000 स्पीशीज देखी गई हैं बर्ड्स की, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब 2000 स्पीशीज सिर्फ एक कंट्री में होंगी पेरू में और एक होंगी 800, तो 2800 तो नंबर टोटल इनका मिला के यही हो गया, राइट।
तो ऑब्वियसली ये जो जगह है ये बर्ड वॉचर्स पैराडाइज तो कहलाएंगी ही, ठीक है। अब बर्ड वॉचर क्या होते हैं ये मालूम है ना आपको? बर्ड वॉचर्स वो लोग होते हैं जिनको बर्ड वॉचिंग का शौक होता है, जो कि उसको एमेच्योर के तौर पे करते हैं, शौकिया करते हैं। उनका जो हॉबी होती है वो बर्ड वॉचिंग होती है। उनको कई लोग लोकल डिक्शन में जब बात करते हैं तो उनको ट्विचर भी कहते हैं, बर्डीज भी कहते हैं, बर्डर भी कहते हैं। तो बहुत सारे टर्म उनके लिए होते हैं। हम अभी उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो कि बर्ड्स को बाकायदा पढ़ते हैं, राइट। वो एक अलग टर्मिनोलॉजी है, उनको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। वो उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बर्ड वॉचर्स की, जो कि शौकिया या एमेच्योर तौर पे बर्ड वॉचिंग या बर्ड को स्टडी करना पसंद करते हैं, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती उनके पास, ठीक है। अब इसमें से जब हम बात करते हैं अब अपन ये नॉर्थ अमेरिका छोड़ देते हैं, नॉर्थ और साउथ अमेरिका छोड़ देते हैं, अब अपन आ जाते हैं एशिया पे। जब हम बात करते हैं एशिया की, तो एशिया में 2700 के आसपास की डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती हैं बर्ड्स की, ठीक है। जो कि सिर्फ 2800 तो सिर्फ इन्हीं दो कंट्री को मिला के 2800 हो जाती हैं, और पूरे एशिया को मिला के 2700 होती हैं। तो ऑब्वियसली एशिया जितना बड़ा कॉन्टिनेंट है, आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो उस हिसाब से जो नंबर है ये बहुत कम है कंपेरेटिवली, ओके। तो इसमें मतलब आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वैरायटी और स्पीशीज़ के मामले में ये नंबर काफ़ी कम है। उसमें भी जब आप बात करते हैं हमारे यहाँ की, अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में माना जाता है, एग्जैक्ट काउंट तो नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेशन में माना जाता है कि तकरीबन 1200 साढ़े 1200 1300 के स्पीशीज़ के आसपास की स्पीशीज़ इंडिया में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये नंबर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1200 to 1300 डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ बर्ड जो है वो इंडिया में पाई जाती हैं, ठीक है। और इसमें भी आपको मालूम है सबसे ज़्यादा बर्ड्स कहाँ पाई जाती हैं? लोग जो है ना ज़्यादातर समझते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा बर्ड्स का कंसंट्रेशन है, सबसे ज़्यादा वैरायटी ऑफ बर्ड्स जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती हैं। लेकिन आपको जान के शायद हैरानी होगी, और ये जीके के लिहाज से एक अच्छा क्वेश्चन है, कि सबसे ज़्यादा बर्ड्स की जो हमारे यहाँ मानी जाती है, जो सबसे ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है, वो पाई जाती है कहाँ? वो पाई जाती है हमारे यहाँ जो पाई जाती है वो पाई जाती है गोवा में। जी हाँ, गोवा में अप्रोक्सीमेटली माना जाता है कि 460 प्लस वेराइटी जो है बर्ड्स की वो पाई जाती है। तो आपको ये बात मालूम है कि लोग जो हैं वो सिर्फ हॉलीडे डेस्टिनेशन गोवा को मानते हैं, तो सिर्फ वो उसके बीचेस के लिए या हिप लाइफ स्टाइल या हैपनिंग चीज़ों के लिए फेमस नहीं है, वो अपनी बर्ड्स के लिए भी बहुत फेमस है। और बर्ड वॉचर्स का पैराडाइज इंडिया में अगर आप बात करते हैं तो वो गोवा है, ठीक है। पहले लोग मानते थे कि भाई नॉर्थ ईस्ट में बहुत पाई जाती हैं या फिर वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं गोवा में। जो स्टेट अगर हम बात करें तो वो गोवा है, जिसमें सबसे ज़्यादा वैरायटी ऑफ बर्ड्स पाई जाती हैं हमारे यहाँ, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अपन वर्ल्ड पे। वर्ल्ड में जब हम बात करते हैं 2700 हमने बात कर ली कहाँ? एशिया की। उसमें से भी अगर हम बात करते हैं अब दूसरे कॉन्टिनेंट्स पे, तो 2300 के आसपास बर्ड्स की जो स्पीशीज़ हैं वो पाई जाती हैं कहाँ पे? अफ्रीका में। और अफ्रीका में भी जाहिर सी बात है इक्वेटर पे नंबर थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ी सी जो लिमिटेड है वो नंबर हो जाता है। और बाकी जो नीचे के जो एरियाज हैं, अफ्रीका जैसे आपको मालूम है एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, काफ़ी फैला हुआ कॉन्टिनेंट है, तो नीचे की तरफ जैसे जैसे आप जाते जाते हैं नीचे केप ऑफ गुड होप और वो जो पर्टिकुलर एरिया है नीचे की तरफ जो पड़ता है अफ्रीका में, वहाँ पे इसकी जो वैरायटी है वो थोड़ी सी और बढ़ जाती है। जहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्टेशन वाला जो एरिया है ना, एक थोड़ा सा आप नीचे जाते हैं, जब इक्वेटर के नीचे आप जाते हैं, जितना आप नीचे जाते जाते हैं वहाँ पे उतना ज़्यादा उसकी थोड़ी सी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाती है। उसके अलावा जब हम यूरोप की बात करते हैं, यूरोप आपको मालूम है कि बीच में पड़ता है एशिया और यूरोप, एशिया से लगा हुआ यूरोप है, राइट। और वहाँ पे जब आप बात करते हैं तो उसमें काफ़ी खूबसूरत कॉन्टिनेंट माना जाता है और काफ़ी फैला हुआ कॉन्टिनेंट, लाइक स्कैटर्ड कॉन्टिनेंट माना जाता है। उसमें बहुत डेवलप कॉन्टिनेंट है। वहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं, आपको मालूम है ना, यूरोपियन कंट्रीज़ की जब हम बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट यूरोप एंड वी टॉक अबाउट द ब्यूटी ऑफ यूरोप, है ना। तो उसमें सारी जैसे कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं, उसमें आ जाती है आपकी जर्मनी आ जाएगी, ब्रिटेन आ जाएगा, आयरलैंड आ जाएगा, और कौन कौन सी बहुत कंट्रीज़ जो हैं वो यूरोप में आती हैं, फ्रांस आ जाएगा, राइट। तो ये जो कंट्रीज़ हैं इनमें अगर आप टोटल बर्ड पॉपुलेशन मिलाते हैं तो इनमें ज़्यादा वैरायटी नहीं पाई जाती। हार्डली पूरे यूरोप में मिला के 800 के आसपास जो है वो बर्ड्स की वैरायटी मिलती है, वो भी उरल माउंटेन के अगर आप आगे चले जाते हैं तो, ठीक है। वेस्ट ऑफ उरल माउंटेन में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है।
800 भी मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, मतलब 500 यहाँ पे फिगर दिखा हुआ है, तो आप मान लीजिए 800 के आसपास, मैक्सिमम 800 है, 500 से 800 के बीच में फिगर माना जाता है। 800 कहा जा रहा है कि तकरीबन, हाँ अभी इतना आप मान के चल सकते हैं कि 800 मोटा मोटा अगर हम गिने तो 600, 650, 700 के आसपास का एक अप्रोक्सीमेट फिगर आया है। एग्जैक्ट फिगर नहीं आ पा रहा क्योंकि ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट दी बंच ऑफ कंट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट दी क्लस्टर ऑफ कंट्रीज, है ना, जब हम यूरोप की बात करते हैं। उसके अलावा 700 स्पीशीज जो है वो तकरीबन रशिया में पाई जाती हैं। ठीक है, रशिया अगेन आपको मालूम है कि बहुत बड़ी कंट्री है, लेकिन उस हिसाब से भी वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ठंडा है, इस वजह से 700 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो अगर हम कंपेयर करें रशिया से हमारी साइज़ में, तो इंडिया काफ़ी छोटा है रशिया से, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो वैरायटी है वो ऑलमोस्ट डबल है। यहाँ पे 700 पाई जाती हैं, हमारे यहाँ तकरीबन 1200 से 1300 के बीच में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये डिटेल्स आ गई आपके पास। अब नाउ डू यू सी दिस, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। लेकिन हाँ, एक और चीज़ है अफ्रीका में, ये इसको देख के मुझे अफ्रीका की याद आ गई, क्योंकि अफ्रीका में जो पैरट्स की बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है, और अफ्रीकन जो पैरट्स हैं वो काफ़ी फेमस भी माने जाते हैं और काफ़ी एक्सपोर्ट भी होते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मुझे याद आ गई कि जितनी वैरायटी जो है वो साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में जो अलग अलग अनोखे जीव आपको देखने मिलते हैं ना, वो दुनिया में शायद ही कहीं आपको मिलते हैं। जितना जितना कॉन्सेंट्रेशन ये जो जिसको आप बोलते हैं ना, अलग अलग तरह के जो एनिमल्स होते हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं, जिनको हम बहुत डिस्टिंक्ट या वियर्ड एनिमल्स की भी लिस्ट में रखते हैं, वो ज़्यादातर जहाँ मिलते हैं हमको, वो हमको मिलते हैं या तो साउथ अमेरिका में बहुत मिल जाते हैं या फिर वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत मिलते हैं। चलिए अब अपन बढ़ते हैं आगे। ये थोड़ा सा हौच-पौच हो गया है, आई होप आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रही है। मैं एक बार फिर से, अगर आपको नहीं कंफ्यूजन है तो मैं रिपीट कर देती हूँ। देखिए, ठीक है, 10,000 ये हम एक उसमें समझ लेते हैं मोटे मोटे तौर पे। 10,400 जो है वो बर्ड्स की स्पीशीज मानी जाती हैं। उसमें से 4,400 जो है वो कहाँ पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं अकेले सिर्फ दो कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में। तो ये जो है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, ये आ गया नंबर 1 पे। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड जो है वो एशिया है, जिसमें पाई जाती हैं 2700 स्पीशीज। उसमें से भी इंडिया में पाई जाती हैं 1200 से 1300, और उसमें से भी गोवा में जो पाई जाती हैं, हमारे जब हम स्टेट की बात करते हैं तो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर है, गोवा में, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 460 प्लस स्पीशीज मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं और लिख देती हूँ आपको, 460 प्लस स्पीशीज गोवा में पाई जाती हैं वैरायटी। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पे, हम आ जाते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका जो है वो आ जाता है 3rd नंबर पे, इसमें पाई जाती हैं अप्रॉक्सीमेटली 2300 स्पीशीज। उसके बाद हम आ जाते हैं रशिया पे। रशिया पे पाई जाती हैं कितनी, 700 के आसपास स्पीशीज। और फिर हम आ जाते हैं कहाँ पे, हम आ जाते हैं यूरोप में। यहाँ पे पाई जाती हैं 500 से 600, 700, मैक्सिमम 800 के आसपास स्पीशीज। लेकिन 800 भी अभी तक कंफर्म नंबर हमारे पास नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली इसको 500-600 मान के चलते हैं। ठीक है, तो हो गए सारे कॉन्टिनेंट्स हमारे फिक्स। पहला जो है वो है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, फिर एशिया, फिर आ गया आपका अफ्रीका, फिर रशिया, फिर यूरोप। ठीक है, तो अब अगर ये जो बहुत आपको लग रहा है कि हौच-पौच हो गया, इसको आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। और बर्ड वॉचर पैराडाइज तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कौन से कहलाते हैं। वो कहलाती हैं 2 कंट्रीज जो कि नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, लैटिन कंट्रीज हैं। उनका नाम है कोस्टा रिका, ये दूसरे नंबर पे कर देते हैं, कोस्टा रिका और पेरू। ठीक है, okay, so now let's go to another one. अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बर्ड्स की जो कि थोड़ी सी नोटेबल है। नोटेबल किस सेंस में है कि जो इनकी जो भी स्पीशीज़ और वैरायटी की जब हम बात करते हैं ना, तो बर्ड्स में क्या होता है कि स्पीशीज़ और वैरायटीज़ तो ठीक है, लेकिन उसमें अलग अलग तरह की बर्ड्स होती हैं। कुछ होती हैं जो पानी में रहती हैं, कुछ होती हैं जो कि आउल जैसे है, तो वो एक अलग तरह की बर्ड की स्पीशीज़ हो गया, वैरायटी हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्रेन्स वगैरह की, तो वो अलग हो गई। हमिंग बर्ड्स हो गई तो वो अलग हो गई, पर्चिंग बर्ड्स हो गई तो वो अलग हो गई। तो ये जो नोटेबल काइंड है, जो वैरायटी है बर्ड्स की, हम उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ द नोटेबल टाइप्स ऑफ बर्ड्स, हम इनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। और हम बात किसकी करने वाले हैं, पहले हम बात करते हैं सबसे पहले बर्ड्स ऑफ प्रे। बर्ड्स ऑफ प्रे कौन सी बर्ड्स होती हैं, ये बड़ी बर्ड्स होती हैं। ये फ्लाइट जो होती है इनकी नॉर्मली बहुत लंबी होती है, बहुत अच्छी होती है, इनकी नज़र बहुत तेज़ मानी जाती है। और ये वो बर्ड्स होती हैं जो कि
कार्निवोरस होती हैं, ऑब्वियसली बर्ड्स ऑफ प्रे हैं तो दे आर कार्निवोरस, कार्निवोर्स होती हैं ये, राइट। और ये दूसरे जीवों पे निर्भर करती हैं, ये जो है ये घास पत्ती फूल पत्ती नहीं खाती, ये दूसरे जीवों पे निर्भर करती हैं, मतलब ये अपना जो पेट भरने के लिए दूसरे जीवों पे निर्भर करती हैं अब उस पर। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जब हम बात करते हैं ईगल की, तो ईगल जैसे हैं तो वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हुए, बिल्कुल सांप वाप भी जो ईगल है वो खा लेती है, या छोटी जो चिड़िया है वो पकड़ लेती है। अगर अभी आपने एक फोटोग्राफ देखी हो, बहुत वायरल हुई है बीच में, कि ईगल ने एक सीगल को, ठीक है, ये मैं राइमिंग के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये एक्चुअली नाम है बर्ड्स के, ईगल ने सीगल को पकड़ा हुआ था गले से और वो लेके उसको उड़ रही थी, और एक और सीगल जो थी, जो उसकी वो वाली जो सीगल जिसको पकड़ के दबोच के वो ईगल उड़ रही थी ना, उसकी फ्रेंड होगी, तो ईगल के ऊपर चढ़ के उसको ऐसे चोंच मार रही थी और तब तक मारती रही जब तक उसने उस सीगल को छोड़ नहीं दिया जो कि उसकी फ्रेंड थी, है ना। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो सीगल जो बड़ा, मतलब सीगल इज कंसिडर्ड टू बी अ रीजनेबली ओके काइंड ऑफ बर्ड, मतलब अच्छी खासी थोड़ी बड़ी बर्ड मानी जाती है, ऐसे छोटी हमिंग बर्ड टाइप की नहीं होती, सीगल बड़ी बर्ड्स मानी जाती हैं। उनको पकड़ के भी वो ईगल जो है वो ले जाती है और खा जाती है, ठीक है। तो मैं ये आपको बता रही हूँ कि ईगल का जो खाना है या कुछ तरह की जो बर्ड ऑफ प्रे है उनका खाना निर्भर करता है, सांप को खाना पसंद होता है, फ्रॉग्स, कछुए, कछुए तो नहीं, फ्रॉग खाना उनका बहुत फेवरेट होता है। उसके अलावा छोटी छोटी जो बर्ड्स होती हैं उनको लेके दबोच के चली जाती है ईगल। तो ईगल की आप बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हैं ईगल के बारे में, ठीक है। तो ये हो गई। अब हम बात करते हैं हॉक्स की या ऑस्प्रेस की, फैल्कन, वल्चर्स जो होती हैं ये इन बर्ड्स के अंदर आती हैं जिनको हम बर्ड्स ऑफ प्रे बोलते हैं। वल्चर्स जैसे मैंने आपको कहा, गिद्ध जो है वो नॉर्मली डेड जो कार्कस होता है, डेड जो डेड बॉडी होती है उसको खाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो गिद्ध अगर जब आसमान में उड़ रहे हो बहुत ज़्यादा तो आप देख के समझ जाइए कि वहाँ पे कोई ना कोई जानवर जो है वो मरा है या मरने वाला है, बिल्कुल उस स्थिति में पहुँच चुका है, ठीक है। इसी तरह होती है हॉक जिसको हम कहते हैं बाज अक्सर बहुत ऊंचाई पे रहता है, बहुत ऐसी जगह पे रहता है जो कि बहुत इजीली एक्सेसिबल नहीं होती, बहुत ऊंचाई पे पाया जाता है। और अगेन ये बहुत फेमस बर्ड ऑफ प्रे है और इसकी जो नज़र है वो बहुत मानी जाती है कि बाज जैसी नज़र, जैसे मैंने आपको पहले भी स्लाइड्स में कहा, बाज जैसी तीखी नज़र है उसकी, तो कहा जाता है तो वो हॉक है, ठीक है। इसके अलावा जाते हैं हम क्रेन्स पे। क्रेन्स की जब हम बात करते हैं तो आपको मालूम है कि क्रेन्स जो होती हैं वो ज़्यादातर कहाँ पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं पानी वाले इलाकों में, ठीक है। जो स्वैम्स होते हैं वहाँ पे या वाटर बॉडीज़ होती हैं वहाँ पे आपको क्रेन्स मिलती हैं। इसमें से साइबेरियन क्रेन का आपने नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस है और ये माइग्रेशन करती हैं, है ना। साइबेरियन क्रेन्स हमने बहुत नाम सुना होगा, पलायन करती हैं बहुत नॉर्मली, और जो सीजनल उसमें इंडिया में भी काफ़ी आ जाती हैं। तो क्रेन्स जो होती हैं इनमें बहुत सारे कूट्स भी आते हैं, रेल भी आते हैं, और इसमें अप्रॉक्सीमेटली कितनी 200 स्पीशीज क्रेन्स की पाई जाती हैं दुनिया भर में, ठीक है। तीसरी चीज जो हम पढ़ने वाले हैं उनको बोलते हैं क्या, आपको मालूम है, उनको बोलते हैं गेम बर्ड्स। आपको ये पता था कि गेम बर्ड्स जिसमें हम चिकन और टर्की और क्वेल्स और मेगापॉड्स जो होते हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं वो आते हैं काहे में, वो आते हैं गेम बर्ड्स इनको कहा जाता है। जिसमें से ज़्यादातर गेम बर्ड्स में ऐसी प्रजातियां होती हैं बर्ड्स की जो कि ज़्यादातर लोग, वैसे क्रेन्स में भी लोग खाते हैं, आप वो तो कह ही नहीं सकते, लोग क्रेन्स को भी, कई कंट्रीज़ में क्रेन्स की भी जो कुछ प्रजातियां हैं वो खाई जाती हैं, लेकिन वो तो खैर आप, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शन बट वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल थिंग्स, हम जनरल चीज़ की बात करते हैं। तो ये जो गेम बर्ड्स होती है ना, इसमें जो टर्की होता है, आपको मालूम, बाकायदा टर्की जो है गिविंग में टर्की जो है वो बनाया जाता है ना। बहुत एक कहते हैं आप सिग्निफिकेंट माना जाता है टर्की को। तो इसी तरह क्वेल जो होती है, क्वेल को भी, और चिकन्स को तो आपको मालूम ही है कि चिकन लोग दुनिया भर में खाते हैं, ठीक है। तो ये गेम बर्ड्स के अंदर सबसे ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है और ये सबसे ज़्यादा कॉमन मानी जाती है और सबसे ज़्यादा फेमस भी मानी जाती है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर मानी जाती है। और 250 जो है इसमें स्पीशीज़ जो हैं वो इसके अंदर आती हैं गेम बर्ड्स में, ठीक है। अब अपन आते हैं दूसरे पेज पे, इस पे आ गए हैं अपन किसका, हेरन्स एंड स्टॉक्स की बात करते हैं। अब हेरन्स एंड स्टॉक्स क्या होते हैं, बेसिकली कई लोग इसको कंफ्यूज करते हैं। अगर आप बात करें ना तो एक क्रेन्स और हेरन्स लोग ज़्यादातर एक ही समझते हैं, पर ये एक जैसे नहीं होते, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है। आप ये कह सकते हैं कि एक तो जो इनका ऑर्डर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसके अलावा जब आप क्रेन्स जो हैं जो उड़ते हैं तो अपने जो विंग्स हैं वो थोड़े से आउट स्ट्रेच करके करते हैं, और हेरन्स जो हैं वो दे पुल बैक व्हेन दे टेक अ फ्लाइट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसके अलावा हेरन्स का जो कॉमन नेम होता है ना, हेरॉन्स को कॉमनली लोग ईग्रेट्स के नाम से ज़्यादा जानते हैं,
और इसमें और एक चीज़ होती है, सेम चीज़ होती है क्रेन्स की तरह, इनके भी लंबे पैर होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनका जो क्लास उसमें डिफरेंस होता है, जिसमें आप बात कर सकते हैं जो ग्रेट ईग्रेट होती हैं, या अगर आप बात करते हैं ग्रेट ब्लू हेरन जो है, जो कि अगेन साउथ अमेरिका में पाया जाता है, वो इस तरह का एक हेरॉन है और उसको बहुत अलग से अलग चीज़ें होती हैं उसमें, और ज़्यादातर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ये भी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और इसमें ये पाई जाती है चीज़ कि ये कार्निवोरस होते हैं, ये छोटे जो एनिमल्स हैं, छोटे जो जीव हैं, छोटी जो मछलियाँ हैं, उनको खाना पसंद करते हैं। अब इसमें मैं बोल चुकी हूँ कि ऑलमोस्ट 100 जो है स्पीशीज़ वो पाई जाती हैं, और उसमें से भी इस ग्रुप में जिसमें से ईग्रेट्स जो हैं सबसे कॉमन होते हैं, तो इस वजह से कई लोग जो हैं वो हेरन्स को ईग्रेट ही बोलते हैं, राइट। तो ईग्रेट उसका ज़्यादा कॉमन नेम है, लेकिन ये एक समझने वाली बात है कि ईग्रेट एक तरह की प्रजाति है जो हेरन्स के अंदर आती है, ठीक है। तो ईग्रेट्स हो गए, स्पूनबिल्स हो गए, इस तरह की जो है ये और भी इसके अंदर आते हैं। अब अपन बात करते हैं किसकी, यहाँ पे जो आपको एनिमल दिख रहा है, खैर हम इस पे आ जाते हैं थोड़ा सा। ये जो आपको एनिमल दिख रहा है, ये जो बर्ड है, जो आईवीज की जो वेराइटी है, आप इसको ये पहचान पा रहे हैं, ये है ईमू। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ईमू। और ये बहुत तेज दौड़ती है, और ये ऑस्ट्रिच के बाद, आपको मालूम है ना सबसे बड़ी बर्ड कौन सी मानी जाती है, ऑस्ट्रिच, और ऑस्ट्रिच के बाद ये सेकंड मानी जाती है दुनिया में जो कि इतनी बड़ी बर्ड है, और सबसे हेवी बर्ड मानी जाती है। और ईमू की एक खासियत है, कहाँ ज़्यादातर पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। और आपको मालूम है ईमूस जो होते हैं वो बड़ा पीछे पड़ जाते हैं। इनके बहुत सारे जो वीडियोस अगर आपने देखे हो तो वायरल होते हैं कि ऑस्ट्रिचेस उतनी नहीं करती हैं, ऑस्ट्रिचेस भी करती हैं, लेकिन ईमू तो बहुत ही नोटोरियस माने जाते हैं, किस सेंस में कि आपने देखे होंगे कि इनके वीडियोस के कोई आदमी भाग रहा है, उसके पीछे 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 ईमू भाग रहे हैं और ये उनको चोंच मारते हैं, राइट। तो बहुत खतरनाक ये मानी जाती है। अगर ये पीछे पड़ जाए ना तो भाई साहब बिल्कुल एकदम पसीना छुड़वा देती हैं ये, राइट। तो चलिए अब अपन ईमू की बात कर ली अपन ने, क्योंकि आप फोटो थी। अब आ जाते हैं वापस हमिंग बर्ड और स्विफ्ट पे। हमिंग बर्ड्स कौन सी होती हैं, हमिंग बर्ड्स आपको मालूम है ना कि दुनिया की सबसे छोटी बर्ड्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो हमिंग बर्ड्स होती हैं, राइट। अब अपन बात करने वाले हैं मतलब किसकी, अपन बात करने वाले हैं छोटी प्रजाति की। और स्विफ्ट स्मॉलेस्ट कैटेगरी मानी जाती है बर्ड्स की, जैसे मैंने कहा। और इसमें कितनी अप्रोक्सीमेटली आ जाती हैं, इसमें 400 डिफरेंट प्रजातियां आ जाती हैं। हमिंग बर्ड्स आपने सुना भी होगा कि हमिंग बर्ड नॉर्मली यूरोप में काफ़ी सारी नॉवेल्स में भी इसका रेफरेंस होता है। बहुत सारी अगर आप किताबें भी अगर आपने पढ़ने के शौकीन हैं तो आप देखेंगे उसमें हमिंग बर्ड का बहुत रेफरेंस आता है। कुछ बर्ड्स का तो मतलब यूरोप में बहुत ही रेफरेंस आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं एक फेल्कन का बहुत आता है, हमिंग बर्ड्स का बहुत आता है, एक आप सुन सकते हैं स्पैरोस का आता है, एक वो बहुत ज़्यादा रेफरेंस लेते हैं, किसका मैं नाम भूल रही हूँ उसका, हमिंग बर्ड हो गए, स्पैरोज हो गए, फैल्कन्स हो गए, और टर्की का आपने नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा जब हम यूरोप लिटरेचर पढ़ते हैं, यूरोपियन लिटरेचर पढ़ते हैं, राइट। तो ये जो है ये हमिंग बर्ड्स, इन पे तो इनफैक्ट किताबें भी लिखी गई हैं, जिसमें से आप कह सकते हैं कि एक टोनी टिलफर्ड की किताब है, काफ़ी अच्छी मानी जाती है हमिंग बर्ड्स के ऊपर। एक जोशुआ की किताब है जो कि हमिंग बर्ड्स के ऊपर काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अब हमिंग बर्ड्स के जैसे मैंने आपको बताया, एक और बड़ी उनके बारे में बड़ी खासियत है उनकी कि उनका नाम हमिंग बर्ड क्यों पड़ा। हमिंग मतलब जो उनके जो विंग्स होते हैं ना, जो फ्लैप करते हैं तो इतनी स्पीड पे फ्लैप करते हैं कि उनकी जो विंग्स होती हैं, उनकी जो करके उनकी आवाज़ आती है उनके विंग्स को फ्लैप होने से, और उसके पीछे उनका नाम पड़ा है हमिंग बर्ड, ठीक है। और इसमें भी अगेन ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, जो इनकी हमने 400 वैरायटी की बात भी की है डिफरेंट प्रजातियों की, इनमें से भी ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पे है, सेंट्रल अमेरिका में या साउथ अमेरिका में। और इसमें पता है आपको हमिंग बर्ड की एक और बड़ी खासियत होती है, वो ये होती है कि अकेली बर्ड होती है, सबसे छोटी बर्ड होती है, मतलब बिल्कुल एक निकल के बराबर इसका वजन होता होगा, एवरेज वेट जो होता है उसका, लेकिन उसके बावजूद वो अकेली ऐसी बर्ड होती है जो कि पीछे की तरफ भी उड़ सकती है, राइट। और इनकी जो खासियत है वो मानी जाती है कि वो ज़्यादातर फ्लॉक्स में रहना पसंद करती हैं। अब अपन आ जाते हैं ऑस्ट्रिच पे। ऑस्ट्रिच जैसे कि मैंने अभी आपको बता ही दिया कि हमने जब ईमू का डिस्कशन हम कर रहे थे तब हमने बात की किसकी, ऑस्ट्रिच की। ऑस्ट्रिच जो है सबसे फेमस फ्लाइटलेस बर्ड मानी जाती है, और ये अपने जेनस की अपने तरह की एक ही होती है, और सबसे ज़्यादा हैवी भी मानी जाती है, और सबसे ज़्यादा बड़ी बर्ड को भी इसको कंसिडर किया जाता है दुनिया में, ठीक है। इट ऑल्सो होल्ड द डिस्टिंक्शन अमंग द लार्जेस्ट बर्ड, इट इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट बर्ड। ऑस्ट्रिच का जो एग है वो ही बहुत बड़ा कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं कि इसके जो लेग्स हैं वो बहुत लंबे होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑस्ट्रिच के बारे में फेमस हैं। और आपको ये बस ये एक जो इसके बारे में आपको जानकारी
के वो होगा कि ये अपनी तरह का एक ही है जो अपने जेनस में पाया जाता है। ओके तो ये इसको बाकी सारी चीज़ों से, बाकी सारी प्रजातियों से थोड़ा सा डिफरेंट कर देता है। तो आप ये नेम ऑफ द बर्ड भी कह सकते हैं और आप उसको नेम ऑफ द जेनस भी कह सकते हैं। अब अपन आ जाते हैं उल्लुओं पे, आउल्स, राइट। ये जो है ये एक अलग तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट वो माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्डर माना जाता है, क्लास माना जाता है, टाइप ऑफ बर्ड मानी जाती है जिसको हम बोलते हैं आउल। और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली दुनिया में माने जाते हैं कि 200 प्रकार के जो आउल्स हैं, उल्लू हैं, वो मिलते हैं। हालांकि अगर हम बात करते हैं लिटरली तो इससे बहुत बड़ी संख्या में उल्लू मिलते हैं, बट वो मेटाफोरिकली बोल रही हूँ मैं। जब हम बर्ड की बात कर रहे हैं तो उसमें 200 प्रजातियाँ उल्लू की पाई जाती हैं। और आउल अलग अलग जगहों पे बहुत सिग्निफिकेंस रखता है। अलग अलग कल्चर्स में, माइथोलॉजी में आउल की बड़ी सिग्निफिकेंस होती है, राइट। हमारे यहाँ जैसे उसको लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है ना। बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में आउल को एज अ सिंबल ऑफ इंटेलिजेंस माना जाता है। कई जगहों पे उसको बहुत ईवल भी माना जाता है। कई जगहों पे माना जाता है कि अगर आपने रात में मतलब उल्लू अगर जो है तो वो माना जाता है कि बहुत ही वीरान सा कोई एरिया है तो उसको एज अ स्पिरिट माना जाता है, एज एन ईविल स्पिरिट भी कंसिडर किया जाता है। अब इसमें कहते हैं लोग जो ये इसमें होते हैं, वुडू में होते हैं या तंत्र मंत्र में होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उल्लू का वो करते हैं। उल्लू वो लोग भी पालते हैं, रखते हैं। तो उल्लू को बहुत ज़्यादा अलग अलग जो कल्चर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उनके अलग अलग महत्व माना जाता है, उनका अलग अलग सिग्निफिकेंस माना जाता है कल्चरली भी, ठीक है। अब बना जाते हैं पैरट्स एंड कोकटूज पे। जो कोकटूज या पैरट्स होते हैं, ये जो होते हैं ये माना जाता है कि वर्ल्ड में अगर आप पेट्स की बात करते हैं, बर्ड्स को जो पेट के तौर पे रखा जाता है, तो उसमें ये जो प्रजाति है ये सबसे ज़्यादा रखी जाती है एज अ पेट, ठीक है। और ये बहुत ही कलरफुल ग्रुप माना जाता है। इसमें मैकॉज आते हैं, इसमें पैरट्स की बहुत सारी प्रजातियाँ आती हैं, इसमें कॉकटेल्स आते हैं, इसमें ये तकरीबन आप मान लीजिए 350 तरह की स्पीशीज़ इनकी पाई जाती हैं। और वो भी ज़्यादातर जो है वो वाइल्ड में रहने की जगह, आपको अगर पता हो कि पैरट्स को या कोकटूज को लोग अपने घरों में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें कुछ सिंगिंग प्रजातियाँ होती हैं, गाना गाती हैं। कुछ होते हैं जो मिट्ठू, आपको मालूम है ना कि मिट्ठू कैसे होते हैं, अगर आपने कोई चीज़ बोली तो उसको फट से रिपीट करते हैं। और इसमें भी जो कुछ तरह के मिट्ठू होते हैं उनकी भी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। उनमें से कुछ होते हैं ग्रे पैरट्स होते हैं, उसमें से कुछ कलरफुल होते हैं, कुछ पैराकीट्स होती हैं, राइट। तो ये सारे जो होते हैं ना वो इनके अंदर आते हैं, पैरट्स और कॉकटूज में। और ये ज़्यादातर जैसे मैंने कहा कि लोग पेट के तौर पे इनको पालना पसंद करते हैं। लेकिन कई लोग अगर इनको पेट के तौर पे नहीं भी पालते, मैंने जैसे एक श्रीमान है उनके बारे में पढ़ा था जो कि पैरट्स को खाना डालते हैं, और वो छत पे उन्होंने खाना डालना चालू किया पैरट्स को अपने घर की छत पे। और आज की डेट में उनके यहाँ लगभग 2000 जो पैरट्स हैं वो रोज़ आते हैं और रोज़ उनके छत पे दाना बीनने आते हैं वो, राइट। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पेट्स के तौर पे पाले जाते हैं, जंगलों में, बीहड़ों में, नेचुरल हैबिटेट में भी मिलते हैं। लेकिन उनको दे आर वेरी फेवरेट ऑफ पीपल टू बी केप्ट एज पेट्स, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं पेंगुइन्स की। पेंगुइन्स के बारे में तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत ही सुंदर माने जाते हैं। बहुत सारे इन पे बच्चों के जो सॉफ्ट टॉयज़ हैं वो पेंगुइन्स के सॉफ्ट टॉयज़ बनते हैं, है ना। तो बहुत ठंडी जगह पे रहते हैं, हमें मालूम है कि सर्कल्स पे रहते हैं, पोल्स पे पाए जाते हैं। बहुत मज़ेदार से होते हैं, फ्लिपर्स होते हैं इनके पैरों में, ये ज़्यादा उड़ नहीं पाते, उड़ने की कोशिश करते हैं, फड़ 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 करते हैं अपने पैरों को और फिर थोड़ी देर में नीचे आ जाते हैं। तो इनके जो लेकिन इनके खासियत जो होती है वो होती है इनके पैरों में, है ना। पैर जो होते हैं इनके फ्लिपर्स होते हैं, स्विमर्स बहुत अच्छे होते हैं। अंडर वाटर जो है ये आइस जो जमी हुई होती है उसके अंदर भी ये बहुत बढ़िया से स्विम कर लेते हैं, ओके। और पेंगुइन्स की मानी जाती है तकरीबन 20 स्पीशीज पेंगुइन की मानी जाती है, और उसको बहुत ही एक तरह की बड़ी खूबसूरत फ्लाइटलेस बर्ड माना जाता है। नॉर्मली जो उनका कलर अपन को मालूम है वाइट एंड ब्लैक कलर के पेंगुइन्स होते हैं। इनकी जो फेदर्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, बॉडी जो होती है उनकी वाइट कलर की होती है, ठीक है। और इनकी जो चोंच होती है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है ताकि पानी में जाके अपने जो भी जीव हैं, जो भी पकड़ के खाते हैं, ये वहाँ पे जाके पानी के अंदर जा सके। और जो भी स्मॉल स्पीशीज हैं, स्मॉल क्रीचर्स है ना, मरीन क्रीचर्स जो हैं, उनको पकड़ सके इन द आइस कोल्ड वाटर, राइट।
तो हमने बताया पेंगुइन्स के बारे में। अब अपन आ जाते हैं पर्चिंग बर्ड्स। पर्चिंग बर्ड्स बहुत कॉमन बर्ड्स मानी जाती हैं पहले, अब तो क्योंकि इतना आधुनिकीकरण हो गया है, अर्बनाइजेशन इतना हो गया है कि उतनी ज़्यादा आसानी से नहीं मिलती, वरना पर्चिंग बर्ड्स सबसे ईजिली मिलने वाली, सबसे आसानी से देखी जाने वाली बर्ड्स की प्रजाति मानी जाती थी। इसमें बहुत सारी, जिसको हम बोलते हैं ना गुरैया, आपने गुरैया चिड़िया का नाम सुना है। आजकल तो अर्बन जगहों पे, गाँव देहात में, छोटे रूरल एरियाज में तो अभी भी गुरैया दिख जाती हैं। बड़े शहरों में तो गुरैया दिखना बड़ा मुश्किल हो गया। गुरैया छोड़िए, क्रोज नहीं मिलते, कौवे नहीं दिखते आजकल, तो यह हालत हो गई है। तो पहले इनको लोग अपने अपने घरों में दाने रखते थे, बर्ड फीडिंग। आजकल हालांकि थोड़ा सा और फिर से आ गया है, लोग अपने घरों में पानी रखते थे, दाने रखते थे छतों पे, बाहर आंगन में, और उसमें बहुत सारी गुरैया जो थी वो आके खाती थी। और बहुत उसके अपने अपने रिलीजियस वो भी होते हैं। बर्ड्स को, चिड़ियों को दाना डालना बहुत अच्छा माना जाता है हमारे कल्चर में। उसके अलावा कौओं को खाना डालना, जब श्राद्ध के टाइम पे आप देखते हैं कि कौए जो है उनको खाना डाला जाता है। आजकल तो ये हालत हो गई है कि श्राद्ध में लोगों को ढूंढे ढूंढे घूमते हैं लोग, कौए नहीं मिलते, राइट। एक ज़माने में इतने कौवे दिखते थे, इतनी बर्ड्स दिखती थी, वो धीरे धीरे अर्बनाइजेशन की वजह से कम होता जा रहा है। धीरे धीरे इनकी जो स्पीशीज़ हैं वो बहुत घटती जा रही हैं, इनका जो नंबर है बहुत कम होता जा रहा है। तो खैर, अभी मैं जैसे बात कर रही हूँ पर्चिंग बर्ड्स की। पर्चिंग बर्ड्स में कौन कौन सी आती हैं? इनको पेसरीज भी बोला जाता है, लेकिन ये ग्रुप जो है, ये सबसे ज़्यादा वैरायटी जो होती है वो पर्चिंग बर्ड्स की होती है। सबसे ज़्यादा वाइड वैरायटी मानी जाती है। तकरीबन 5000 जो बर्ड्स हैं वो इस ग्रुप के अंदर आती हैं, और इसको लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा डाइवर्स माना जाता है। ठीक है, ये इसकी खासियत है। सबसे कॉमन, जैसे मैंने नाम आपको बता ही दिया कि क्रोज होते हैं, स्वोलोज होती हैं, फिंचेस होती हैं, स्पैरोज होती हैं, लार्क्स होती हैं, स्टार्लिंग्स होती हैं। लार्क्स के ऊपर तो आपको मालूम होगा, लार्क्स के ऊपर भी बहुत सारी पोइट्रीज लिखी जाती हैं। बहुत अच्छी अच्छी पोइट्रीज जो हैं वो लार्क्स के ऊपर लिखी गई हैं। स्काई लार्क, ओड टू द स्काई लार्क, यूरोप में बहुत ज़्यादा लार्क्स पाई जाती हैं। अपने यहाँ पहले कौवे बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, स्पैरोज बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। धीरे 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 इनका जो नंबर है वो अर्बनाइजेशन की वजह से, और जो ये मैकेनाइज्ड वर्ल्ड हो गया है, कॉन्क्रीट जंगल बनते जाते हैं, जैसे आप कह रहे हैं ना, शहर जो है बड़े बड़े कॉन्क्रीट जंगल बनते जा रहे हैं, तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो नीचे नीचे डेटोरेट होती जा रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं और नेक्स्ट पे। अब अपन बात करते हैं पिजन्स एंड डव्स की। पिजन्स एंड डव्स आपको मालूम है, जिनको हम बोलते हैं बेसिकली कबूतर, है ना। डव्स, पिजन्स। डव आपको मालूम है कि डव माना जाता है, वाइट डव स्पेशली माना जाता है क्या? सिंबल ऑफ पीस, है ना। सफ़ेद कबूतर को क्या माना जाता है? शांति का संदेश देने वाले एक जो बर्ड है वो मानी जाती है। शांति दूत भी कहते हैं कई लोग इसको, जो बोला जाता है वाइट डव को। और पिजन्स आपको मालूम है कबूतर पहले क्या काम करते थे? कबूतर पहले मैसेंजर का काम किया करते थे। जब हम बात करते हैं प्रिमिटिव टाइम की या मिडिल एजेस की, तो हम बात करते हैं कि राजा महाराजा जो थे वो संदेशवाहक का जो काम करवाते थे वो पिजन से कराते थे, है ना। इस पे गाना भी ना, जा कबूतर जा जा जा, सुना है आपने? वो मैंने प्यार किया का गाना भी है, कबूतर जा जा जा, वो इसी के ऊपर है कि पहले वो संदेशवाहकों का काम किया करते थे पिजन्स बाकायदा। और आज भी माना जाता है, अभी भी ये कहा जाता है कि जब सरहदों की बात करते हैं, हमारी बाउंड्रीज की, बॉर्डर्स की बात करते हैं, तो आज भी कई जगह पे ये देखा गया है कि पिजन्स को एज अ स्पाई भी लोगों ने इस्तेमाल किया है। तो अब हम बात करते हैं, ये ग्रुप जो है इसमें 300 के आसपास की बर्ड स्पीशीज आती हैं। पिजन्स आर फेमस फॉर कैरिंग मैसेजेस फॉर ह्यूमंस, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनको संदेशवाहकों की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा हैव बीन यूज्ड इन सच अ वे सिंस रोमन टाइम्स, दे वर आल्सो यूज्ड वर्ल्ड वॉर 1 एंड कोरियन वॉर्स। तो ये मैंने आपसे कहा ना कि इनको एज अ मैसेंजर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। ये शुरुआत जो है रोमन टाइम्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये हम बाहर की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में भी बहुत पहले से, बहुत प्राचीन काल से इनको संदेशवाहकों की तरह इस्तेमाल किया जाता था। और डफ को शांति दूत की तरह वो किया जाता था, प्रोजेक्ट किया जाता था। ठीक है, रोमन टाइम्स में भी अलग अलग जो वॉर्स हुई हैं, इनफैक्ट जो वर्ल्ड वॉर हुई हैं उसमें भी इन्होंने एज अ स्पाई यूज़ किए गए हैं पिजन्स। इसके अलावा जो अपने जो दुश्मन कंट्रीज़ हैं उन पे जो स्पाई करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। उसके अलावा कोरियन वॉर में माना जाता है कि पिजन्स की बहुत भूमिका रही। इसके अलावा इंडिया में अगर आप माना जाए तो बहुत ज़्यादा ये कहा जाता है जो हमारे आसपास के जो पड़ोसी मुल्क हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता था, उन पर नज़र रखने के लिए, स्पाई करने के लिए, और पकड़ाए भी हैं कुछ। आपको पता है ना, एक अभी मैंने रिसेंटली कोई चीज़ पढ़ी थी जिसमें पता चला कि एक स्पाई के तौर पे पिजन भेजा गया था, जिसमें उसके गले में में देखा गया तो एक तरह का ट्रांसमीटर फिट था। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं शोर बर्ड्स की। शोर बर्ड्स मतलब कहाँ पे शोर, हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर बॉडीज, वी आर टॉकिंग अबाउट सी शोर्स, राइट। तो शोर बर्ड्स क्या होती हैं? इनमें आ जाती हैं तकरीबन 350 स्पीशीज। और इसमें कौन कौन सी मानी जाती है? इसमें सैंड पाइपर्स बहुत फेमस माने जाते हैं,
टर्न्स एक्चुअली, और गल्स जैसे मैंने कहा, सीगल जो है ना, सीगल इसकी बहुत फेमस मानी जाती है। सीगल इसमें शोर बर्ड्स में बहुत फेमस मानी जाती है। सीगल के ऊपर अगेन, सीगल जो है बहुत ज़्यादा यूरोप में मानी जाती है, अमेरिका में काफ़ी मिलती है। तो सीगल्स अपने यहाँ तो उतना नहीं है नाम, लेकिन अगर आप बाहर की बातें करें तो उनके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें और बहुत ज़्यादा लिटरेचर लिखा गया है, बनाया गया है, बोला गया है। आपने अगर जॉनथन स्विफ्ट की आपने एक बहुत फेमस किताब है, अगर आपने उसका नाम सुना होगा, जिसका नाम था, जिसमें सीगल के ऊपर उन्होंने पूरी एक स्टोरी, एक जो लाइफ की जो जीने का तरीका है ना, इट्स अ मोटिवेटिंग बुक, इट्स अ सेल्फ मोटिवेटिंग बुक। लाइफ को एक जीने का तरीका जो है वो सीगल के थ्रू बनाया था, और उसका नाम था जॉनथन लिविंगस्टन सीगल, है ना। उसका नाम ही सीगल के ऊपर है, जॉनथन लिविंगस्टन सीगल। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, बहुत बहुत फेमस किताब वो मानी जाती है। खैर, अब अपन ने बात कर ली किसकी, सीगल्स की। ये कहाँ पाई जाती हैं? शोर्स पे, बीचेस पे, सी शोर्स पे, और इनकी अपनी एक खासियत होती है, वही उसी एरिया में, उसी जोन में ये रहती हैं। ट्रॉपिकल मतलब जिसको आप बोलते हैं ना कि बहुत ही टेरिटोरियल होती हैं, ये उस एरिया से, उस जोन से बाहर नहीं जाती। उड़ती बहुत है, फ्लाइट इनकी बहुत लंबी होती है, सीगल्स की अच्छी खासी फ्लाइट होती है, लेकिन फिर भी ये रहती जो है वो सी शोर के पास ही हैं। अब हम बात कर लेते हैं वाटरफॉल्स की। वाटरफॉल्स की हम बात जब करते हैं तो उसमें कौन से आ जाते हैं? सबसे कॉमन नाम जो होता है वो होता है डक, ठीक है। वाटरफॉल्स में आता है डक, गीस, स्वैंस, ये जो होती है ना, ये वाटरफॉल्स माने जाती हैं, फॉल्स मानी जाती हैं, और इसमें तकरीबन 150 स्पीशीज आ जाती हैं। ये वो होती हैं जो बर्ड्स में, जैसे आप कहते हैं ना कि उनको पानी में रहना, जैसे वेब्ड फीट जो होते हैं, वो बहुत एक खासियत मानी जाती है, जो मानी जाती है किसकी? डक की, ठीक है। डक जो है पानी के बाहर भी आ जाती है और पानी के अंदर भी रहती है, ये बात हम जानते हैं। खाना लेकिन वो ज़्यादातर पानी के अंदर खाती है, ये बात भी तय है। और डक की जो आवाज़ होती है बहुत ही क्वेकिंग साउंड होता है, क्वैक क्वैक करती है ना डक, तो बहुत ही क्वैकिंग साउंड, अपने साउंड के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है, वेब्ड फीट के लिए जानी जाती है। और उसकी जो चोंच होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है उसको खाना पकड़ने के लिए। उसकी जो चोंच होती है वो बहुत ज़्यादा शार्प एज सच नहीं होती है, घूमी हुई सी होती है, ऐसे राउंड सी उसकी की चोंच होती है, इस तरह के शेप की, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वो खाना जो लेती है या पकड़ती है, तो जो खाना उसको लेना होता है तो पानी के अंदर से डक करके लेना होता है, राइट। तो इसके लिए उसके जो चोंच का शेप है वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड ग्रुप की, हम बात करते हैं वुडपेकर्स एंड टाउकन्स की। और ये जो होते हैं ये डिस्टिंक्टिव बीक्स के लिए माने जाते हैं अपने। डिस्टिंक्टिव बीक्स मतलब इनकी जो बीक्स होती हैं, जब आप वुडपेकर की बात करते हैं या आप इसमें जो बाकी और भी चीज़ें होती हैं ना, आपको मालूम है वुडपेकर किसको बोलते हैं? जो लकड़ी में, देखिए ये जो है ये वुडपेकर है, राइट, इसको हम बोलते हैं वुडपेकर। इसकी जो चोंच होती है अगेन वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ट्रीज को पैक करती है, राइट, ट्रीज को पैक करती है और कॉन्स्टेंटली कट 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 करके आवाज आती है। इतना ज्यादा इसका शार्प पैकिंग होती है, और इसमें ट्रीज में बेसिकली होल बनाती है और अपने अकाउंट्स जो है उसमें छुपाती है। और फिर वो इतना, मैंने आपसे कहा था कि वो इतना परफेक्ट होल बनता है कि वो अकाउंट्स जो है ना वो उसके अंदर जाते हैं ट्री के, और ना वो नीचे गिरते हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी खासियत मानी जाती है। ओके, और इस तरह की 400 स्पीशीज है। हमें तो लगता है कि वुडपेकर एक ही है, लेकिन वुडपेकर के अंदर भी 400 अलग अलग वैरायटी और स्पीशीज आती हैं। अब अपन बात करते हैं काहे की, अपन ने ये समझ लिया कि कितने तरह की बर्ड्स होती हैं, है ना। हमने अलग अलग तरह की बर्ड्स के बारे में पढ़ लिया कि बर्ड्स ऑफ प्रे होती हैं और डक्स होती हैं और पिजन्स होते हैं, हमने सबके बारे में पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं बेसिकली कि इनका एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, उत्पत्ति कहाँ से हुई। अब जब मैंने इसके बारे में बोला था आपसे, तो बात शुरू कहाँ से हुई थी? बात शुरू हुई थी कि जब हमने इनकी उत्पत्ति की बात की तो डायनासोर से इनकी शुरुआत हुई। ये लोगों को बड़ा हैरानी की चीज़ लगती है कि भाई एक चिड़िया, बर्ड की शुरुआत जो है वो डायनासोर से कैसे हो सकती है। बाकी चीज़ें तो चलो समझ में आती हैं कि भाई पानी से शुरुआत हुई, जब आपस में रिलेटेड है, हमने रेप्टाइल्स, इन्वर्टिब्रेट्स, फिशेज, इन सबका तो हमें समझ में आता है। बर्ड्स की शुरुआत डायनासोर से कैसे हुई, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ। ये बहुत टॉपिक ऑफ डिबेट रहा, बड़ी सेंचुरीज तक इसके ऊपर जो बायोलॉजिस्ट थे, जो एनवायरमेंटलिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे, जो इनके बारे में पढ़ते थे, जो इनफैक्ट जो फॉसिल्स जिन्होंने स्टडी करते हैं, जो जिसको आप बोलते हैं ना पेलियोंटोलॉजिस्ट जो होते हैं, उनने बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बड़ा शोध किया, बड़ी बातें की और बड़ा डिस्कशन किया, लेकिन इसका जो नतीजा है वो निकल के सामने नहीं आ पा रहा था। बहुत शोध के बाद ये बात समझ में आई कि भाई शायद डायनासोर से ही इनकी शुरुआत हुई है। एक जो है ना, जिसको कहते हैं कि एक मत, थोड़ा सा सहमति जो है एक मत पे बनी कि शायद इनकी शुरुआत जो है वो डायनासोर से ही हुई है।
अब ये माना जाता है कि सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी मानी जाती है इसको कि जो थेरोपॉड्स थे, है ना, थेरोपॉड्स जो थे वो इनके एंसेस्टर माने जाते हैं। ये एक हाइपोथेसिस है, ये माना जाता है कि थेरोपॉड्स जो थे वो टेरापॉड्स जो थे वो इनके एंसेस्टर्स माने जाते हैं थेरोपॉड्स, और इनको माना जाता है कि इवॉल्व फ्रॉम थेरोपॉड डायनासोर्स ड्यूरिंग जुरासिक पार्क पीरियड। जुरासिक पीरियड जो माना जाता है, जब जो डायनासोर्स का पीरियड माना जाता है ना, जुरासिक पीरियड, आप समझते हैं कि हम जुरासिक वर्ड को कैसे रिलेट करते हैं, थैंक्स टू स्पीलबर्ग। जुरासिक से अब कम से कम हमको ये मालूम है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जुरासिक वी आर टॉकिंग अबाउट डायनोस, राइट। तो ये जो वर्ड है उसमें टाइम की एवोल्यूशन इनका भी माना जाता है, डेट बैक किया जाता है, जो कि माना जाता है 165 मिलियन ईयर्स अगो के आसपास, ठीक है। उसके बाद आप मान सकते हैं कि इसमें 150 165 एक अप्रॉक्सीमेट नंबर है मिलियन ईयर्स अगो का, और उसमें बहुत सारी एक जो प्रजाति थी थेरोपॉड्स की जिसके अंदर डायनासोर, उससे कहा जाता है कि वो जो थे वो इनके प्राइमरी इंसेस्टर्स माने जाते हैं। इसके अंदर टीरेक्स भी आ जाता है। टीरेक्स कौन से होते थे? टीरेक्स सबसे खतरनाक, अगर आपने वो देखी है ना, अगर आपने जुरासिक पार्क, तो आपको नाम याद होगा कि टीरेक्स, आपने नाम सुना होगा जरूर। टीरेक्स जो होते थे वो कार्निवोरस होते थे और वो सबसे खतरनाक प्रजाति मानी जाती थी डायनासोर्स की। अगर आपने जैसे आपने जुरासिक पार्क जो ओरिजिनल पिक्चर आई थी 94 में आई थी शायद, वो अगर आपने देखी हो तो आप समझेंगे कि उसमें वो टीरेक्स कितना आतंक मचा देते हैं, राइट। वो ऐसी प्रजाति रहती है कि वो सबको तहस नहस कर देती है और वो सब खा लेते हैं, और फाइनली जो वो रहते हैं साइंटिस्ट जो उस पिक्चर में दिखाए गए हैं, जिन्होंने एक डेवलपमेंट किया होता है, डेवलप करते हैं वो जुरासिक पार्क को, फाइनली डिसाइड करते हैं कि भाई ये बहुत ही खराब आइडिया था और इस तरह का कोई भी पार्क कभी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ह्यूमंस के साथ ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है इससे, ठीक है। तो इसमें टीरेक्स भी जो है वो इसी थेरोपॉड्स में आते हैं, और थेरोपॉड्स में से उत्पत्ति और काहे की हुई, आगे चल के बर्ड्स की हुई। इसमें से कुछ फ्लाइंग डायनासोर्स भी होते थे, राइट। आप ये देखिए, इन महाराज को देख के समझ में आ रहा है आपको, ये टीरेक्स हैं, राइट। इसमें से कुछ फ्लाइंग प्रजातियां भी डायनासोर्स की होती हैं। वो जो होती हैं उनसे माना जाता है कि ये आईवीज जो है आगे चल के वो बना है। अब इसमें आप कह सकते हैं जो पहली बर्ड थी वो कौन सी थी, इस पर मैंने कहा कि बहुत सारा डिबेट है। एक चीज़ ये ज़रूर जानी गई कि भाई ये लेटर जुरासिक पीरियड का जो पार्ट था, लेटर जुरासिक पीरियड का, उसमें ये एवोल्यूशन इसका माना जाता है। और पहली जो वर्ड है वो बर्ड है जो वो मानी जाती है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो पहली बर्ड मानी जाती है। ये जो वर्ड है ये एंशिएंट ग्रीक से आया है ना, दो वर्ड्स को मिलके बना है, जिसका मतलब होता है बर्ड और पुरानी और विंग्स, मतलब दो चीज़ों को मिलके ये शब्द बना है। और इसमें जो एक हैरानी वाली बात है वो पाई गई कि अभी जाके बहुत रिसेंटली 1860 में जाके इसका जो पहला फॉसिल है, जो पहला फुल फ्लेज्ड फॉसिल है, जो इंटैक्टेड फॉसिल है, वो मिला कहाँ पे, जर्मनी में, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ये जो स्टडी है और ये चीज़ें हैं, इनने जोर पकड़ा कि भाई लगता है ये जो है एक तरह की बर्ड है, क्योंकि बिल्कुल एक वो चट्टान के ऊपर वो फॉसिल मिला है और बिल्कुल इंटैक्टेड फॉसिल है, जिसके ऊपर पैलियोंथोलॉजिस्ट ने बहुत ज़्यादा डिबेट किया, बहुत ज़्यादा स्टडी हुई, हर तरह से स्टडी की गई। और उसके बाद ये किया गया कि भाई उसमें ये बोला गया कि एक तरह का ट्रांजिशनल फॉसिल है, ये कुछ बर्ड और रेप्टाइल के बीच का कोई प्रजाति, कोई एनिमल है। लेकिन इस पे एक सहमति बन गई कि ये जो है ये लगता है सबसे प्रिमिटिव तरह की बर्ड थी, सबसे पहला जो सबसे एंशिएंट फॉर्म ऑफ बर्ड है वो बोला गया, वो माना गया। और इसका जो जर्मन में वर्ड है ना, जर्मन में इसको, ये इसका टर्म है जो लोकल जर्मन की लैंग्वेज में बोला जाता है। अगर आप इसको ऐसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यूरोजेल, लेकिन ये यूरोजेल नहीं है। इसको जर्मन जो लैंग्वेज है उसमें बोला जाता है ऊफोगल इसको बोला जाता है। और भी इसके जो लोकल डायलेक्ट्स हैं वो काफ़ी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात पे जो सहमति है वो ये बन गई कि भाई सबसे एंशिएंट जो है वो ये है, और ये कुछ ना कुछ इस तरह का दिखता रहता होगा, ठीक है। तो एक डायनासोर की प्रजाति थी जो रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच का कोई एक कह सकते हैं आप सिम्बाइसिस थी, एक तरह का ट्रांजिशन था। इसके अलावा इसमें फेदर्ड विंग्स थे जैसे बर्ड के होते हैं, लेकिन इसमें शार्प टीथ भी थे। तो ये इस वजह से बोला जाता है कि ये एक तरह से कुछ ट्रांजिशनल सी चीज़ थी। आप इसको एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि बर्ड था, कि रेप्टाइल था, कि मैमल था। कुछ इसमें अभी भी जो शोध है वो अभी भी चल रहा है, और लोग जो हैं जो इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं वो अभी भी किसी एक सॉलिड निष्कर्ष पे नहीं आ पाए हैं, या एक सॉलिड बात नहीं कर पा रहे हैं कि भाई ये ऐसा है और ये 100% ऐसा है। उसमें भी अभी हंचेस की जो गुंजाइश है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, उसमें भी अभी अटकलें जो हैं वो बहुत ज़्यादा
लगाई जाती हैं। बोनी टेल थी इसकी डायनासोर की तरह, जो कि एक हम बात करते हैं जब रेप्टाइल की, मैमल की। शार्प टीथ थे, तो ये जो है ये मैमल की तरह हो गए। फेदर्ड विंग्स थे जो कि बर्ड की तरह हो गए। तो ये एक बहुत ही मिला जुला सा कोई एक क्रीचर था। लेकिन आगे जाके आज की डेट में जो हम पढ़ते हैं, आज जो हमारी जो स्टडी है जो यहाँ तक पहुंची है, उसमें हम ये समझते हैं कि पहली बर्ड मानी जाती है जिसको बोला जाता है क्या, आर्क्योप्ट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कि कहाँ हुआ ये जो है, इसको माना जाता है कि ये जो बर्ड है, चलो पहली बर्ड तो हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद ये माना जाता है कि जब क्रुस्टेशियन एरा आया, जिसको हम बाद में और भी पढ़ते हैं हम, तो लेटर जुरासिक पार्क में, लेटर जुरासिक एरा में ये माना जाता है कि इस टाइम पे ये बर्ड्स जो हैं, अलग अलग प्रजातियाँ इसी तरह की बर्ड्स की जो कि बहुत बड़ी बर्ड्स थी उनकी पाई गई। और ये बहुत ही जिसको आप बोलते हैं ना मैग्नानिमस साइज़ की बर्ड जो है उनका भी फॉसिल मिला है, जिससे पता चलता है कि जो नॉर्मल बर्ड साइज़ है उससे बहुत बड़ी बर्ड्स पहले पाई जाती थी। ठीक है, उसके अलावा आप ये बोलते हैं कि ये जो होता था, इनके जो फ्लायर्स थे एग्जिबिटेड, इनके बारे में एक और चीज़ बोली गई कि भाई ये जो थे ये बहुत उड़ सकते थे और एक्सट्रीमली रैपिड ग्रोथ जो थी इनकी वो बहुत फास्ट थी, जो ग्रोथ रेट था इनका वो ज़्यादा था। और ये फ्लायर्स भी थे क्योंकि इनके विंग्स के स्पैन देख के बोला गया है कि ये फ्लाइटलेस बर्ड्स नहीं होंगी, ये फ्लाइट वाली बर्ड्स होंगी। ठीक है, अब हालांकि ये बोला जाता है कि इनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन पे चली गई। जब आपको मालूम है जुरासिक एरा जो है वो एंड हुआ, तो किस तरह से जब पूरे डायनासोर जब अर्थ पे से वाइप ऑफ हो गए, तो वही टाइम था जब इनकी भी जो नंबर्स थे वो डिक्लाइन पे गए। बहुत सारी आप देख सकते हैं, ये दीज आर ये एंशिएंट टाइम्स पे ये बर्ड्स मानी जाती हैं। तो ये इनको किस तरह से इनकी साइकिल मानी जाती है, वो ये मानी जाती है। देखिए जो इनकी एवोल्यूशनरी साइकिल है, अगर ये दिस इज अगेन साइंस इज द वर्क ऑफ प्रिजम्पशंस, लाइक बहुत सारी चीज़ें जो अजम्पशन एंड प्रिजम्पशन का जो काम है वो साइंस में होता है। ठीक है, तो उसमें ये माना जाता है कि इनकी जो लाइफ साइकिल है, जो प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है वो इस तरह से होगा। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये टीरेक्स है, ठीक है, एक डायनासोर है, इसका आप ये देख सकते हैं कि ये इसके एवोल्यूशन का पार्ट 1 था। ठीक है, अब ये किसको पकड़ना चाह रहा था, ये पकड़ना चाह रहा था कोई ऐसे जीव को जो कि उड़ता था। तो इसको खाने में जब मुश्किल आना चालू हुई और खाना जो था इसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट। एवोल्यूशन क्यों हुआ, एवोल्यूशन इज द स्टेट ऑफ चेंज जो कि नेसेसिटेट करता था आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जैसे जैसे आप बोलते हैं ना, आपको एनवायरनमेंट के साथ आपको जब सर्वाइवल की जो इंस्टिंक्ट थी उसने जन्म दिया प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन को, राइट। अब उसकी वजह से क्या हुआ, जो इस जीव को पकड़ना चाहता था, धीरे धीरे ओवर द ये जो प्रोसेस है ये ओवर द मिलियन ऑफ ईयर्स चला है, राइट। हम बात कर रहे हैं, हमें मालूम है कि डायनासोर जो है बहुत पहले खत्म हो गए, हम ये बात कर रहे हैं ये भी डायनासोर के टाइम की है, बट वो जो पीरियड है ना, वो जो एरा है, वो तो कोई 2, 4, 5, 10 साल की बात हम नहीं कर रहे, वो ओवर द मिलियन ऑफ ईयर्स, ओवर ऑफ 100 ऑफ ईयर्स का वो प्रोसेस है जो कि चला है। ठीक है, चलिए, तो पहला जो है वो फर्स्ट है। उसके बाद वो जब एवोल्यूशन होता है तो उसके जो पर है, जो लिम्स हैं, जो फोर लिम्स हैं, वो विंग्स में डेवलप होना चालू हुए। ये आया उसका पार्ट 2, फिर यहाँ पे आया उसका पार्ट 3, और ज़्यादा डेवलप हुए, इतने डेवलप हुए कि अब वो उड़ने, पहले जो विंग्स हैं वो डेवलप हुए, उसके बाद वो विंग्स जो हैं वो इतने मजबूत हुए, उसको जितनी मजबूती मिली, जो उनके कॉलर बोन और ब्रेस्ट बोन्स हैं वो इतनी हैवी हुई, इतनी उसने सपोर्ट प्रोवाइड किया कि वो विंग्स जो हैं वो फ्लाइट के मोड में आए। ठीक है, और यहाँ से उनने उड़ना चालू किया। ये जो है अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि इनके जो पैर हैं वो लिम्स का जो साइज़ है वो थोड़ा सा, हाइंड लिम्स का भी जो साइज़ है वो कंपेरेटिवली कम होने लगा, और फोर लिम्स का साइज़ जो है वो बढ़ा। और फोर लिम्स का साइज़, फोर लिम्स ने किसका रूप ले लिया, विंग्स का। और उसके बाद ये फाइनली जो है ये बर्ड का फॉर्मेशन ले लेती है। ये हाइपोथेसिस है, ऑलराइट, दिस इज अ हाइपोथेसिस, किसी के पास भी कोई कॉन्क्रीट इसका एवोल्यूशन का जवाब नहीं है। दिस इज व्हाट वी कंसिडर, एज आई से, साइंस इज द गेम ऑफ प्रिजम्पशन, असम्पशन एंड हाइपोथेसिस। ये एक हाइपोथेसिस है। उसके बाद ये फाइनली फुल फ्लेज्ड बर्ड का इसने रूप ले लिया, जो कि हम जानते हैं मॉडर्न डे बर्ड, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ फीचर्स जो थे वो बाकी जीवों के भी रह गए, जाके ताकि जैसे आप कह सकते हैं शार्प टीथ रह गए, रेप्टाइल्स के फीचर्स रह गए, उसके जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है वो इस तरह से चेंज हुआ। और फाइनली वो जिस जीव को पकड़ रहा था जो कि उड़ने वाला था, उसने फाइनली जब वो बर्ड के उस पर आया तो वो उसको पकड़ सका। ठीक है, दिस इज द एवोल्यूशनरी प्रोसेस, जो कि बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो इस तरह का होता है।
अब दूसरी चीज ये जो है, इसके बाद क्या हुआ, एलिमिनेटेड, जब डायनासोर पूरी तरह से एलिमिनेट हो गए, एक टाइम आया जबकि डायनासोर की पॉपुलेशन पूरी तरह से वाइप ऑफ हो गई अर्थ पे से, उसके बाद दोबारा जब लाइफ की शुरुआत हुई अर्थ पे, तो उस टाइम पे क्या हुआ, मॉडर्न बर्ड्स जो हैं, जो आज की तारीख में जिनको हम बर्ड्स समझते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर, स्पेसिफिक क्लास आईवीज में का हिस्सा बनती हैं, वो बर्ड्स आने लगी, वो बर्ड्स की उत्पत्ति हुई, उनका जीवन हुआ, उनके जीवन की शुरुआत हुई और वो डाइवर्सिफाइड हुई एक्सप्लोसिव रेट में। बहुत ज़्यादा उनकी जो प्रजातियां हैं, बहुत ज़्यादा जो उनकी वैरायटीज़ हैं वो आना शुरू हुई और वो नज़र में आई। ठीक है, पहले एक स्पेसिफिक तरह की होती थी और कंफ्यूजन उस वाले ट्रांजिशनल फेज में रहती थी। अब जो था वो एक प्रॉपर ऑर्डर, एक प्रॉपर क्लास के तौर पे उभरना चालू हुआ। उसके बाद अब जैसे हम बोलते हैं, अब जब कहते हैं हम 10,400 स्पीशीज जो कि हमने बात की, वो आज की डेट में हम ये मान के चलते हैं बर्ड्स की। ठीक है, इसी के साथ हम आ गए हैं एंड पे, काहे के हम आ गए हैं एंड पे, जनरल चीज़ें जो हमें बर्ड्स के बारे में पता चलनी थी उस पे। ठीक है, हमने बर्ड्स के बारे में बहुत सारी जानकारी हमको अब मिल गई है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी भी प्रकार का। हमने बर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए, एवोल्यूशन पढ़ लिए, कितनी तरह की बर्ड्स होती हैं, उनके क्या फीचर्स होते हैं, और भी क्या क्या जो जानकारी हो सकती है बर्ड्स की, उनके फर्टिलाइजेशन के बारे में, उनके और जो स्केलेटल उनका जो बनावट होती है उनके बारे में हमने हर चीज़ पढ़ ली। राइट, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं बर्ड्स के बारे में, इन द सेंस वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ बर्ड। लेकिन उससे पहले हम वहाँ पे जाएं, हम आगे बढ़ें, उससे पहले ये जो चीज़ है ना, ये पूरा कंसेप्ट जो है एक बार फिर से पढ़ लो और फिर से क्लियर कर लो। ठीक है, क्योंकि आगे जब अपन टाइप्स ऑफ बर्ड पढ़ेंगे तो वो आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई ये फ्लाइटलेस बर्ड है या फ्लाइट वाली बर्ड है, इसका जो स्केलेटल जो बनावट है, ढांचा है, वो किस तरह का है, मतलब ये जो चीज़ें है ना बेसिक ये क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो वैसे आपने तो ध्यान से देखा होगा, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है magnetbrains.com, आप लॉग इन करेंगे हमारे जितने भी टॉप कोर्सेज के ऑप्शंस हैं वो आपको मिलेंगे नीचे। अब उसमें भी क्या चीज़ें हैं हमारे यहाँ, आपको मालूम है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक और NTSC ओलंपियाड सबके जो भी कोर्सेज हैं वो चलते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं। कोई उसमें आपको कोई सब्सक्रिप्शन फीस, कोई आपको किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है। और एक और चीज़ है, जितने टॉप कोर्सेज हैं ना उनकी सारी आपको नीचे लिस्ट मिल जाएगी, तो आपको बिल्कुल भी बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड वे में, कंपाइल्ड वे में रखी हुई है, आपको ढूंढने में या मेहनत इस तरह की भी आपको बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। ऑल यू नीड टू डू, आपको जो भी सब्जेक्ट चाहिए आप जाइए उस पर क्लिक कीजिए और इस तरह का पेज, जैसे आपने ओलंपियाड चुना तो आपने जब ओलंपियाड चुना तो इस तरह का पेज खुल गया जिसमें आपको, आप देख सकते हैं इंग्लिश का ओलंपियाड आपको स्पेसिफिकली मिल जाएगा, फिर आपको मैथ्स का ओलंपियाड आपको मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगा और यहाँ आपको मिल जाएगा अपना जीके का ओलंपियाड। ठीक है, अब आपको जो भी खोलना है, आपने जीके ओलंपियाड के बारे में पढ़ना चाहते हैं, वॉच नाउ आपको ये दिख रहा है आइकन, आप इस पर प्रेस करेंगे और ये पेज इस तरह का खुलेगा। अब इसमें जितना भी है, जो भी हमारा कंटेंट है जो अभी तक आया है, वो बिल्कुल आपको चैप्टर वाइज, सीक्वेंस वाइज, बुक वाइज, जिस भी तरह से वो पढ़ाया गया है, जिस भी सीक्वेंस में कवर किया गया है, आपको बिल्कुल उसी सीक्वेंस में वो मिल जाएगा, ताकि आपको कोई भी अपना जो टाइम है, स्टडीज़ का जो टाइम है वो आपका वेस्ट ना हो और आपको बिल्कुल भी कोई मेहनत परेशानी ना हो ढूंढने में कंटेंट। ठीक है, उसको आपने खोला, जैसे अब हम जो बर्ड्स के ऊपर पढ़ रहे हैं वो बर्ड्स के ऊपर आपने पूरा कवर किया, आपने पढ़ा, जो भी चीज़ आपको पता करनी है, जो भी चीज़ है आप जानना चाहते हैं बर्ड्स की आपने पढ़ी। उसके बाद आप जानना चाहते हैं कोई मोर वीडियोस तो आपको उसका भी ऑप्शन है, और वीडियोस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो पे जाना है तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। गॉट इट, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब अपन को क्या पता है, आपको मालूम है कि ओलंपियाड के वीडियोस आते कब हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे आते हैं, उसमें अलग अलग टाइम ड्यूरेशन सेट है। 10 बजे सुबह आता है, सबसे पहला जो आता है वो इंग्लिश का आता है, उसके बाद 1 बजे आता है IMO का, उसके बाद 4 बजे आता है NSO का, और शाम के 7 बजे आता है भैया अपना IGKO का। ठीक है, इसमें आपने खोल लिया, आप बेल आइकॉन जो है उसमें प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि कभी कोई जो प्रीमियर है वो सेट हो जाता है, आपको पता चल जाएगा कि नया वीडियो आने वाला है। अब यूट्यूब की बात करते हैं। यूट्यूब पे भी सेम चीज़ है, जितना भी कंटेंट है वो बिल्कुल सीक्वेंस में आपको मिल जाएगा। जो प्लेलिस्ट है वो बिल्कुल सीक्वेंस ऑर्डर में बनी हुई है, आपको कोई भी उसमें परेशानी नहीं होगी, आप उसमें जो भी मैटर है, कंटेंट है, वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। राइट, अब ये जो हम बर्ड का कर रहे हैं, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने बर्ड्स के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब अपन बढ़ेंगे आगे, अपन पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ बर्ड का। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसका जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस वाइज चलें, ताकि आपको चीज़ें जो भी हैं, कंटेंट जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, आपको वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो। अगर आप उसको बीच बीच में रैंडम वीडियो उठा के देखेंगे किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपको समझने में बहुत मुश्किल होगी। राइट, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर, हमने बड़ी मेहनत की है कंपाइल करने में, वीडियो सीक्वेंस वाइज लगाने में, आप थोड़ी सी अपनी तरफ से एफर्ट डालिए और उन वीडियोज़ को बिल्कुल वैसे ही सुनिए और पढ़िए जैसे कि दिए गए हैं।
ओके तो अब मैं ये जानती हूँ कि आपको कोई ये तो कोई आपको बताने वाली बात ही नहीं है दैट ऑल यू नीड टू डू इज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं, फेलो स्टूडेंट्स हैं, उनका भला हो सके, वो पढ़ाई कर सके, अच्छे से कर सके और फ्री में उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। ओके अब ये बर्ड्स वाला आप पूरा पढ़ लिया, आपने पूरा कवर कर लिया। इसके बाद अपन मिलते हैं नेक्स्ट में, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बर्ड। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से मास्क वास्क पहन के तैयार रहिए, राइट। अभी कोई रिस्क नहीं लेना है, कोविड टाइम में कोई भी चीज़ आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लमेटिक नहीं होनी चाहिए। एग्जाम का टाइम आ रहा है, बढ़िया बढ़िया से पढ़ाई करो, बहुत फोकस रखो, एंड वील मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।